सर हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट निकाला था जहाँ पे हम लोगों ने 5 ऐसी कहानियां कवर करी थी जहाँ पे हमारे बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर्स की एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में मौत हो गई थी। और उसी चीज़ पे पॉजिटिव फीडबैक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं। एंड ये बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसी कहानियों की जिसमें हमारे बड़े से बड़े क्रिकेटर्स, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फॉरेन क्रिकेटर्स हो लाइक शेन वॉटसन, इनके साथ जब इन्होंने भूत के साथ इनकाउंटर करा था रादर, ऐसी कहानियों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, उसके पीछे की सच्चाई को पता लगाएंगे एंड क्या मिस्ट्री है उसको भी अनकवर करेंगे। आई थिंक ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सिर्फ इसलिए ही मेन यही है क्योंकि ऑब्वियसली सबका एक फैसिनेशन होता है सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, बट ऑल्सो बिकॉज बहुत ही जानी मानी हस्तियाँ सब में इन्वॉल्व है। सारे जो बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं हमारी खुद की जनरेशन के, जिनको हम काफ़ी अच्छे से सबका नाम जानते हैं, वो सारे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। एंड आई थिंक वन सेकंड मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी यार कि आप प्लीज़ पहली बात तो सारी स्टोरीज को एंड तक देखिएगा, इस पॉडकास्ट को एक सेटिंग में बहुत मजा आएगा आपको ज़रूर। साथ ही साथ प्लीज़ हमें कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ऐसे पॉडकास्ट और चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं, हटके होते हैं, तो हम भी वेट कर रहे होते हैं कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसके लिए। तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करके बताइएगा आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या नहीं आई, क्या आपको ऐसे पॉडकास्ट और देखने कि नहीं देखने। बिसाइड्स हम लोग के जो हमेशा की अनाउंसमेंट्स होती हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अभी, और मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी हैं, उनको जाके भी चेकआउट करिएगा। अगर पसंद आए तो कोई मेंबरशिप का टियर खरीद भी सकते हैं आप। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप चैट है, फ्री है, एक फ्री ग्रुप चैट है, वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, जाके उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ क्रिकेट और फुटबॉल डिस्कस करना चाहेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू कर देते हैं पहली कहानी से। और ये जितनी भी कहानियां होने वाली है ना, इसमें से काफी कहानियां ऐसे 2-3 जगहों से रिलेटेड हैं, 2-3 होटल से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माने जाते हैं। आई थिंक पहली 2 कहानियां तुम ही शुरू करोगे, एंड वो जो 2 कहानियां होने वाली हैं वो भी एक पर्टिकुलर होटल से रिलेटेड है। उसकी भी तुम बैकड्रॉप दोगे साथ में। पर्टिकुलर होटल से रिलेटेड है, प्रॉब्ली ये 2 कहानियां सबसे ज्यादा फेमस है आउट ऑफ ऑल दीज स्टोरीज, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने जब हमने सजेशंस लिए थे कौन कौन सी स्टोरीज कवर कर सकते हैं, सब लोगों ने मोस्टली इन 2 प्लेयर्स का नाम लिया था कि इनकी जो स्टोरीज है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेसिबल है ये सारी स्टोरीज। बाकी जो हम लोग स्टोरी डिस्कस करेंगे उसमें हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी जानने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। मेरे को तो सुबह के 6 बजे करते करते सेम मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि कुछ ज़्यादा ही अंदर जाना पड़ता सबके। तो हमने ऐसा करता है, स्टार्टिंग के 2-3 स्टोरीज जो है जो कि बहुत पॉपुलर है एंड लोगों को जरूर जाननी चाहिए, अगर उनको नहीं पता तो उनसे शुरू करते हैं, उनके पीछे अपना पर्सपेक्टिव भी देंगे। एंड देन जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ता रहेगा, मिस्ट्री और बढ़ती रहेगी, अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज और आती रहेंगी। बट आई लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, स्टार्टिंग ऑफ विद अपने खुद के भाई जो लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं, सौरव गांगुली। फॉर एनी ऑफ यू जो शायद नहीं जानते हो सौरव गांगुली कौन है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम। नहीं, वो जानते हो ना कि विराट कोहली को निकाला। मैंने लिखा हुआ इनफैक्ट ये चीज़ कि अगर आप नहीं जानते तो ये वो BCCI प्रेसिडेंट है जिनने विराट कोहली को कैप्टनसी से सैक करा था। बाय द वे मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो मैंने 5 स्टोरीज शॉर्टलिस्ट करी है जो तुमने करी है, हमने एक दूसरे को बताई नहीं है। तो ये हम लोग भी पहली बार ही सुन रहे हैं। अभी जब मोहित बताएगा तो मैं ही पहली बार ही सुन रहा हूँ, मैंने कभी ये स्टोरी जानबूझ के नहीं सुनी है। तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस, एंड जब मैं बोलूंगा तो तुम भी वही करना। तो आई थिंक आप सब जान ही गए होंगे कितनी ज़्यादा बड़ी हस्ती है। एंड प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है इनके लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी माने जाते हैं, एक बहुत टफ पर्सनैलिटी माने जाते हैं। ये वही कैप्टन है जिन्हें इंडिया को फॉरेन ओवरसीज जाके मैचेस जीतना सिखाया था, फाइट करना सिखाया था बाकी कंट्रीज के साथ ओवरसीज में जाके। सो एक जो हम लोग विराट कोहली के साथ एसोसिएट करते हैं ना ये चीज़ की भाई इज़ अ टफ पर्सनालिटी, ये जाके भिड़ सकता है, इंटिमिडेटिंग हो सकता है, ये सेम चीज़ हम लोग विराट कोहली से कई साल पहले सौरव गांगुली से उन जमाने के विराट कोहली अगर आप कहना चाहें तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो उस चीज़ को। प्लस एक और चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मुझे अपने पापा से ही पता चली जब मैंने उनको बताया हम ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो उनने मुझे एक ऐसी स्टोरी बताई कि सौरव गांगुली बहुत टाइम से ऐसे आदमी थे जो कि इन सब भूत प्रेत भगवान इन सब में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। मे बी ऑल्सो बिकॉज इंडिया में हम सबकी परवरिश ऐसी होती है कि हम लोग बचपन से ही इन चीज़ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते, थोड़ा ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं बेसिकली इन चीज़ों को। इफ़ यू लुक एट इट, जब सौरव गांगुली का वो सेलिब्रेशन था जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड्स में अपनी टी-शर्ट उतारी थी, तो एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट उनकी फ़ोटो में जो थी उनकी यहाँ पे काफ़ी सारी मालाएं पहनी थी मोटी मोटी सिल्वर कलर की। सो आप उनसे थोड़ा बहुत ये चीज़ पता लगा सकते हो कि दैट ही वॉज प्रॉब्ली दैट गाय जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास पहले से रखते थे।
क्योंकि आगे आने वाली हम ऐसी काफ़ी स्टोरीज कवर करेंगे जहाँ पे काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कि विश्वास करते नहीं थे, बट जब उनका ऐसा हादसा हुआ उसके बाद से वो विश्वास करने लग गए। बट सौरव गांगुली इस चीज़ के एक्सेप्शन है। अब इयान बॉथम ने, इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था बीफीज क्रिकेट टेल्स। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्रिकेटर से बात करी थी और उनके एक्सपीरियंसेस जाने थे। ठीक है। तो उनमें से एक हस्ती थे सौरव गांगुली। मतलब इस पूरी बुक में सब ये घोस्ट स्टोरीज थी? नहीं, सबकी अलग अलग स्टोरी थी। उसमें सौरव गांगुली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। ठीक है। सो उसी बुक के अंदर सौरव गांगुली अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब ये इंसिडेंट हुआ कब था? ये हुआ था 2002 में। बैक इन 2002 जब इंडिया एक टूर के लिए गई थी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए, उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था। डरहम में एक कासल है, इंग्लैंड में डरहम जगह है, उसमें एक कासल है विच इज़ द लमली कैसल। एंड आई थिंक सब लोग इस कासल को काफ़ी जानते होंगे जो भी सौरव गांगुली या शेन वॉटसन की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं। इस कासल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। एंड यहाँ पे जितने भी गेस्ट रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, सब ने ये चीज़ कभी ना कभी बोली ही बोली है कि उनके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीज़ तो हुई ही हुई है इस कासल के अंदर। तब इंडिया को प्रॉब्लम ये मुझे लगती है कि सारी स्टोरी सुन के कि भाई फिर ये टीम्स को रुकाया क्यों जाता है ऐसी जगह पे। ये मुझे भी अभी लगेगा, मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में। बट इंडिया जब जाती है उन्हें ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी बातें होती हैं, थोड़ा ऐसा माहौल है इसके अंदर। बट उसके बाद भी इंडिया वहीं पे रुकती है। एज आई सेड, लमली कैसल में रुकती है। यानी ये कैसल की एक बहुत स्पेशलिटी है कि इसके साइड में ही जो ग्राउंड है, रिवर साइड ग्राउंड, वहीं पे इनका मैच होना था। इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द कैसल। मतलब कैसल है, साइड में थोड़े से पेड़ हैं और उसके बाद लगातार साइड में ग्राउंड है। तभी सेंस बनता है ना रुकने का, ट्रैवल टाइम कट गया आपका। मतलब आप विंडो से देखोगे तो आपको ग्राउंड दिखेगा, इतना अच्छा व्यू है वहाँ का। सो यहाँ पे टीम इंडिया रुकी थी एंड ये कैसल 600-700 साल पुराना है। अच्छा। सो जब भी आप कोई हॉन्टेड मूवी देखते हो, हमेशा एंट्री स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है उस स्टोरी की। यहाँ की भी स्टार्टिंग ऐसी होती है। अब सिंस ही वॉज द कैप्टन तो उन्हें एक अच्छा सा रूम दिया जाता है, स्वीट में रुकते हैं वो। एंड सौरव गांगुली ने खुद भी कहा है कि वो कमरा इतना ज़्यादा आलीशान था, नेचुरली बिकॉज जब भी आप ऐसे कैसल्स में जाओगे तो सबके रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लैविश से होते हैं। वो एक राजा रहता था उस टाइम पे कभी। या सो उन्होंने यही कहा था कि आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हो, जो कुछ आपको चाहिए होगा एक कमरे के अंदर, वो सब उस कमरे में था। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एक ओल्ड टिंच था वहाँ पे, ओल्ड लुक था उस चीज़ का। वही उसकी स्पेशलिटी भी है, लोग रुकते भी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड सा लुक आता है। तो वहाँ पे वो रुके थे, स्वीट के अंदर रुके थे। अब सुबह सुबह टीम वहाँ पे पहुँची। अगले दिन सुबह मैच होना था। दिन में उन सब ने ट्रेनिंग करी, फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं सौरव गांगुली। देन रात को टीम डिनर के लिए वो जाते हैं, वहीं पे डिनर होता है एंड देन वापस आते हैं। अब यहाँ तक सब नॉर्मल है। कमरे के अंदर वापस आते हैं, उसके बाद वो सोने के लिए जाते हैं, कर्टन लगाते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और लेट जाते हैं सोने के लिए। यहाँ तक सब चीज़ नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम एज यूजुअल, जब हर मूवी देखते हैं तो रात को ही स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे भी चीज़ें रात को ही स्टार्ट होंगी। रात को सोते टाइम बीच रात में वो उठते हैं और उठते कैसे हैं, उन्हें रनिंग टैप्स की आवाज़। रनिंग टैप्स बेसिकली टैप खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है उन्हें। तो वो उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, चेक करते हैं, टैप ऑलरेडी ऑफ है। ऑफ है? हाँ, ऑलरेडी ऑफ है। ओह। तो उन्हें नेचुरली किसी बंदे को ये लगा कि यार शायद मेरी इमेजिनेशन थी, शायद मुझे सपना आ रहा था, तो इसलिए वो यही सोच के वापस लेट जाते हैं सोने के लिए। थोड़े टाइम बाद ही, अराउंड हाफ एन आवर लेटर, ये उनने बोला है कि वो वापस उठते हैं सेम आवाज़ से। फिर से उन्हें लगता है कि पानी गिर रहा है, वो वापस उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, टैप फिर से ऑफ है। अच्छा, टैप ऑन हो ही नहीं रहा है, हुआ ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। अब इस टाइम वो इंश्योर करते हैं कि वो वापस लेटने से पहले सब चीज़ें चेक करें कि भाई लाइट, पंखा सब ऑफ है या नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ भी आवाज़ आ जाए तो उन्हें पता हो ये कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है। वो देखते हैं सब ऑफ होता है, फिर वो वापस सोने जाते हैं। बट जब ये सेम चीज़ थोड़े टाइम बाद थर्ड टाइम होती है तो वो तुरंत उठते हैं, अपने रूम से भागते हैं और जाके उनके जो टीममेट थे उस टाइम पर, रॉबिन सिंह, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं एंड देन कहते हैं मैं रात को यहीं सोने वाला हूँ। एंड उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो फर्श पे सो गए थे, बेड पे भी नहीं सोए थे। तो द थिंग इज कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस सीन, सौरव गांगुली एज आई मेंशन बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग और टफ पर्सनैलिटी थे। अगर उनके साथ ऐसे हादसा हुआ है और वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो अपने टीममेट के रूम में जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाला हूँ, और फर्श पे भी सो गए, तो यू कैन जेन्युइनली सेंस कि कुछ भाई तगड़ी चीज़ हुई होगी तो उस कमरे के अंदर। एंड ये ऐसे जो बेसिकली घटनाएं हैं कि आपको आवाज़ आ रही है या फिर ऑब्जेक्ट्स खुद मूव कर रहे हैं कासल के अंदर,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडली एसोसिएटेड है उसी कासल से। तो ये चीज़ होती है। एंड एज आई सेड, रॉबिन सिंह के रूम में जाते हैं और फिर वहाँ पे वो जाके सो जाते हैं। अब इसके अगले दिन ही सुबह सुबह जब उनकी बात होती है सारे टीममेट्स से, तो बाकी कुछ टीममेट्स भी कहते हैं ये चीज़ कि उन्हें आवाज़ आ रही थी। ऑब्वियसली इस लेवल पे चीज़ नहीं हुई थी कि उन्हें भागना पड़ गया वहाँ से, बट उन्होंने कहा था कि रात को कुछ डिस्टर्बेंसेस तो थी। अब वही है कि इस डिस्टर्बेंसेस को आप एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते हमेशा कि पैरानॉर्मल चीज़ है। सौरव गांगुली वाली चीज़ इज़ एन एक्सेप्शन। अगर उन्हें पानी गिरने की आवाज़ आ रही है लगातार और वो उठ के जाके चेक करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे, तो नेचुरली लगेगा कि कुछ गड़बड़ तो है। बट बाकी टीममेट्स, इतना पुराना कैसल है, यूजुअली ऐसे कैसल्स के अंदर थोड़े वो स्क्वीकी से वुडन फ्लोर्स भी होते हैं, तो उसकी आवाज़ हो सकती है। रात को हवा चल रही है, लॉन्ग लॉन्ग हॉलवेज हैं, उसके अंदर भी हो सकता है। तो सबका तो मैं नहीं कह सकता, बट सौरव गांगुली के साथ ये चीज़ हुई थी। एंड अगले दिन जब आपका कैप्टन ये चीज़ें कह रहा है तो सारे प्लेयर्स खुद ही डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड वो तुरंत ये चीज़ बोलते हैं कि हमें किसी और होटल में रुक रवाओ। अच्छा। एंड वो तुरंत उनका जो होटल होता है वो चेंज करा जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई इंडियन टीम की कि उनका होटल चेंज करा गया था, वरना काफ़ी लोग इतने घमंडी हो जाती है टीम्स आके कि वो रूम्स या अपना होटल भी चेंज नहीं करते। बट उनका होटल चेंज किया जाता है, किसी और होटल में रुकते हैं। एंड उसके बाद से गांगुली आज तक कभी उस कैसल में वापस नहीं रुके। आई थिंक कोई क्यों ही रुकना चाहेगा, अगर मैं जाने की भी बात, कोई स्मार्ट आदमी क्यों रुकना चाहेगा। अगर मुझे पता है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं भी करा है लेकिन बाकी लोगों ने कर रखा है, तो मैं जाऊंगा ही क्यों वहाँ पर। हाँ, राइट। जब मुझे पता है कि मेरे करियर का सवाल है भाई, टूर पे जा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट, मैं कैप्टन हूँ कंट्री का, तो हाँ भाई इंडियन टीम को ये सब नहीं करना चाहिए। टूर तो मतलब भाड़ में क्या भाई, यहाँ तो जान का खतरा हो सकता है, वो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। बट इसके पीछे नेचुरली अब आप थ्योरीज डिस्कस करना चाहोगे कि क्या एग्जैक्टली हो जाता है, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ये इंसिडेंट्स होते हैं, ये होते तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, पर इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या थ्योरीज है, क्यों ये एक्चुअली हुआ होगा, क्या स्टोरी रही है कासल के अराउंड, वो जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्यों हुई होगी और इतने सारे गेस्ट के साथ क्यों होती है सारी चीज़ें। सो पहली जो थ्योरी है, एज आई सेड कि लमली कैसल 600-700 साल पुराना है। एंड ओवर द ईयर्स इसकी पूरी रेपुटेशन बन गई है कि एक हॉन्टेड कैसल है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ये एक ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं स्पेसिफिकली घोस्ट एनकाउंटर्स करने के लिए। अच्छा। मतलब ये चीज़ ओपन ही, अब इस चीज़ को मार्केट ही ऐसा करा जाता है लमली कैसल को कि टूरिस्ट आए, रात को उनको टूर वूर भी कराए जाते हैं। मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है एक्चुअली में जानने में। शायद आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने यूट्यूब पे देखा भी कि वो कुछ लोग अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं रात वो है अलाउड है वो चीज़। सो उस चीज़ को मार्केट ही अब इस तरीके से करा जा रहा है। बट ये भूत जो है, जो लोग कहते हैं वो देखते हैं, या इनफैक्ट अभी तो सौरव गांगुली ने भूत देखा नहीं है, बट जो लोग कहते हैं जिन्होंने भूत देखा है, वो किसका भूत है एग्जैक्टली? इस कासल का जो ओनर था उसका नाम था सर रैल्फ लमली। ठीक है। एंड उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था लिली लमली। ठीक है। ये जो भूत है ये उनकी वाइफ का है एक्चुअली में। ठीक है। अब वाइफ का क्यों है, क्यों वो उनका भूत अभी भी इतना शांत है और इस पूरी जगह में घूमता रहता है, लोगों को डराता है, वो इसलिए है क्योंकि लिली लमली को मार दिया गया था 2 प्रीस्ट के द्वारा। एंड इसलिए मारा गया था क्योंकि वो एज अ कैथोलिक कन्वर्ट होने को रेडी नहीं थी, इसलिए उनको मार दिया था। एंड इतनी ज़्यादा दर्दनाक हत्या हुई थी उनकी, क्योंकि उन्हें मारा, उसके बाद उन्हें उसी कैसल में एक वेल है उसमें उनको फेंक दिया गया। अच्छा, बॉडी को वहीं डाल दिया। बॉडी को वहीं डाल दिया। सो नेचुरली उनका कुछ क्रिमेशन हुआ नहीं होगा। एंड लोग कहते हैं कि उसी वेल से वो आत्मा बाहर आती है और उस पूरे जो भी कैसल है उसमें जो जो लोग रहते हैं उनको वो डराती है। अच्छा, वेल में डाला है तो पानी के अंदर डाला, उसके वजह से भी शायद पानी के गिरने वो सूख गया अब। नहीं, बट ये वो जिस हाँ ऐसा ये दिमाग तो मैंने लगाया नहीं, बट हाँ हो सकता है ना, एक्चुअली में हो सकता है। बट ये तो एक भूत है। एंड अपेरेंटली लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक भूत नहीं है, यहाँ पे काफी सारे भूत हैं। अब इसकी जो सेकेंड थ्योरी है वो ये है कि ये कैसल ऑब्वियसली इतना पहले बना था। वहाँ पे उस टाइम के जो सोल्जर्स हुए होंगे उनके साथ काफ़ी चीज़ होंगी, काफ़ी ट्रैजिक इवेंट्स हुए होंगे, काफ़ी लोगों ने हमला करा होगा इस कैसल पे। जो सेकेंड थ्योरी है वो ये है कि इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे भी ये कैसल में सोल्जर सर्वेंट्स वगैरह सब रहते थे, जिनकी खुद की बहुत ज़्यादा अनटाइमली डेथ हुई थी। कुछ अटैक्स हुए होंगे, कुछ बॉम्बार्डिंग्स हुई होंगी जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड लोग कहते हैं कि उनके भूत भी इस जगहों में घूमते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि लिली लमली घूमती हैं। उनको जितने भी लोगों ने देखा वो कहते हैं एक वाइट गाउन में एक लेडी होती है, वो घूमती है। ये भी बड़ा भाई राइट। बट कुछ लोग कहते हैं कि जो कैसल का मेन स्टेयरकेस है, जो कि बहुत ग्रैंड सा स्टेयरकेस आप इमेजिन कर सकते हो, उसके आसपास एक और भूत घूमता है जो कि एक ब्लैक गाउन में होता है।
एंड लोग कहते हैं कि ये ब्लैक गाउन जो है वो उस सर्वेंट का है जो कि सिविल वॉर के टाइम पे जिनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सर रैल्फ लम्बली थे जो कि एक नाइट सोल्जर थे, उनका बेसिकली जब अपना पूरे आर्मर में पहने हुए बहुत सारे 8-8 फुट के एक भूत उन्हें दिखता है कभी कभी, बट उनने कभी डराया नहीं ऐसा कहते हैं। वो बस घूमते हुए दिखते हैं, कभी किसी से कुछ इंटरेक्ट नहीं करते और एकदम से डिसअपियर भी हो जाते हैं। रक्षा कर रहे हैं अपने घर की, हो सकता है, बट ये चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इफ दिस वॉज नॉट इनफ, 2003 में एक ब्रिटिश पैरानॉर्मल टीवी सीरीज थी जो कि जैसे लोगों ने घोस्ट हंटर्स करके देखा होगा, जो डिस्कवरी चैनल वगैरह पे आता था, उसका एक नाम था द मोस्ट हॉन्टेड करके एक सीरीज थी। उन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रखी थी इस कैसल के अंदर, एंड उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग्स करी थी जहाँ पे उन्हें बहुत अजीब अजीब की आवाज़ें आ रही थी। कुछ चीज़ें जो कि ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे रखे थे एक टाइम पे वो खुद ही मूव होकर दूसरी जगह पे आ गए। एंड उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका वीडियो थी जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी वो ये थी जहाँ पे वो एक रूम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कैमरा ला के छोड़ दिया था एंड उन्हें एक शैडो मूव होती हुई दिखी थी उसी में लम्बली कैसे। हाँ, अब द पॉइंट इज कि यहाँ पे भी आई थिंक जितने लोगों का खुद का इनकाउंटर हुआ है, स्पेशली गाइज लाइक सौरव गांगुली जिनकी क्रेडिबिलिटी आप मान सकते हो, एक टीवी सीरीज की आई डोंट नो आप कितना क्रेडिबल मानोगे क्योंकि ये लोग अक्सर जान के चीज़ें करते हैं जिससे थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिनके इनके चैनल को व्यूअरशिप मिले, शो को व्यूअरशिप मिले। तो इनका मुझे एग्जैक्टली उतना नहीं पता, बट जितने भी लोगों ने वहाँ पे रहे हैं, जितने भी गेस्ट रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, सब ने ये बोला है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं उसके अंदर। एट टाइम्स लोग कहते हैं कि हम लोग बैठे होते हैं और हमें बस ये लगता है कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, ऐसी फीलिंग आती है उन लोगों को। सो दिस कैसल आई थिंक एज आई सेड कि इनकी रेपुटेशन ही यही है, तो अगर इसका आप ट्रू सेंस जानने की कोशिश करोगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली आप उसी डायरेक्शन में जाओगे कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। ये जो लिली लम्बली की जो मौत हुई थी ये कब कितने सालों पहले का है अराउंड, मतलब ये मल्टीपल हंड्रेड्स। हाँ, ये उस टाइम पे पता है ये बहुत पॉपुलर भी था ये चीज़ होना, क्योंकि उस टाइम पे पावर चर्च के पास होती थी। उस टाइम पे जैसे साइंटिस्ट वगैरह को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था ना, कई सारे साइंटिस्ट को भी मारा गया था ऐसे, तो स्टेट की पावर जो थी वो चर्च के पास होती थी, जो उनकी बात नहीं सुनते थे कई बार उनको ऐसे मार दिया जाता था। तो मैं सरप्राइज नहीं हुई होते हुए देखते हुए, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एक इंसान ने चर्च की नहीं सुनी, उनको गलत तरीके से मारा गया, पानी के अंदर फेंक दिया गया, अब पानी गिरने की ही आवाजें आ रही हैं सौरव गांगुली को। भाई बात है कि लॉजिक ढूंढने जाओगे तो शायद कई चीज़ों का लॉजिक मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट जो मानते हैं इन चीज़ों में वो तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा। आई थिंक वही, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती हैं। हर चीज़ के आप पीछे साइंस नहीं लगा सकते, हर चीज़ के पीछे हर किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो कुछ चीज़ें आपके सिर्फ विश्वास करने के लिए होती हैं। एज आई सेड ना यार, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको विश्वास नहीं था, बट जब एक बार उनका इनकाउंटर हो गया उसके बाद उन्हें विश्वास होने लग गया। ऐसे ही काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जिन्हें इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा, जब आपके साथ होगा तब आपकी स्टोरी हम कवर करेंगे। बट मूविंग ऑन, इसके साथ ही एक और स्टोरी रिलेटेड है जो कि शेन वॉटसन की है। दिस इज अनदर वेरी पॉपुलर स्टोरी। इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये पूरी स्टोरी भी लम्बली कैसल के अराउंड ही हुई है। अब इसमें फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शेन वॉटसन कौन है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल, जो कि 2016 IPL हारे थे। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स यार, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम, कॉम्पिटिटर भी बन चुके हैं, बुक्स भी लिख चुके हैं। सो आई थिंक सब लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उनको जानते होंगे। अब ये जो स्टोरी है ये 2005 में होती है। गांगुली की जो स्टोरी थी वो 2002 में हुई थी। उसके 3 साल बाद ये स्टोरी होती है, घटना होती है सेम लम्बली कैसल में। हाँ, जब एशेज टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई थी और उन्हें भी लम्बली कैसल में ही ठहराया गया था। अब वही बात है कि भाई अभी 3 साल पहले आपने सौरव गांगुली को ये चीज़ बोलते हुए सुना है। और तो वैसे वही बात है कि ये चीज़ न्यूज़ में आ गई थी, बट उनने खुद ये चीज़ नहीं बोली थी उस टाइम पे। ये बाद में एक बुक में उनने ये चीज़ नरेट करी है, तो मे बी उतनी ज़्यादा फेमस ना हो जितना अभी फेमस है। बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को भी वहीं पे ठहराया जाता है। एंड अपेरेंटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये पहले ही बोल दिया गया था कि इसका काफ़ी घोस्टली हिस्ट्री है इस पूरे कैसल की। ठीक है। एंड सो आप डिसाइड कर लीजिए आपको रुकना या नहीं रुकना। बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द प्लेयर्स, उनको विश्वास नहीं था इस चीज़ पे। उनने कहा हम रुकने को रेडी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सबका फोकस जो था वो गेम के ऊपर था, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे रुकते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते नहीं है इस बात को। अब जब मैचेस स्टार्ट नहीं हुए थे, बिफोर द मैचेस इवन स्टार्टेड, टूर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो लोग बस वहाँ पर रह रहे थे। वॉटसन एक रात को अपने कमरे में सो रहे थे
एंड यहाँ पे स्ट्रेंज चीज़ होती है, मैं जितनी भी आपको कहानियाँ सुनाने वाला हूँ उसमें हर चीज़ में डिफरेंट चीज़ें हुई थी, इसमें भी स्लाइटली डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे वॉटसन अपने कमरे में सो रहे थे, रात को एकदम से वो उठते हैं, ना उन्हें कोई आवाज़ आती है, ना उन्हें कोई फिजिकल टच मूव होते हुए लगता है, ना उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है कि कुछ खुद ही मूव हो गया। उन्हें बस वो एंजाइटी के चलते हुए एकदम से रात को उठते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लग जाते हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली ये लग रहा होता है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। एंड एक और चीज़ जो काफ़ी स्टोरीज में आप सुनोगे, जब भी कोई घोस्टली प्रेजेंस होती है आपके आसपास, कोई आत्मा होती है आपके पास, तो ये चीज़ एसोसिएट की जाती है कि आपके अराउंड एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जो लोग कहते हैं बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस होता है, वो लाइक अगर एकदम से 5 डिग्री आपका ड्रॉप हो गया तो आपको एकदम से कुछ तो फील होगा ही होगा। तो वो चीज़ उन्हें उस टाइम पे फील होती है और कहते हैं एटमॉस्फेयर में अराउंड जो हवा थी मेरे को बहुत भारी लगने लग गई। ये भी बहुत पॉपुलर चीज़ है, भारी लगने लग गई। ये भी हो सकता है कि उनकी सांस नहीं आ रही है उनको ढंग से, एंग्शियस फील कर रहे हो इसलिए भी हो सकता है। बट ये काफ़ी लोग जब भी ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि हवा बहुत भारी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते ढंग से। तो कुछ भी उन्हें बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें लिटरली बस फील हुआ ही है। और उन्हें ये चीज़ बोली भी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एग्जैक्टली क्या हुआ मेरे साथ, मैं बस रात को उठा और मुझे एकदम से सारी चीज़ें फील होने लग गई। और उन्होंने यही कहा कि मुझे यही लग रहा था कोई ना कोई मुझे लगातार देख रहा था। इसी के चलते हुए वो वेट नहीं करते कि मैं वापस सो जाऊँ, मेरे साथ वापस ये चीज़ हो, वो तुरंत कमरे से भागते हैं। ब्रेटली जो कि उनके रूममेट कह रहा हूँ उनके टीममेट थे, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। एंड ब्रेटली ने भी ये चीज़ बोली है कि ही वॉज क्वाइट शॉक्ड टू सी कि शेन वॉटसन, क्योंकि नेचुरली उनका जो पूरा डिमीनर है बहुत काम एंड कंपोज नेचर है उनका। सो उनको इतना ज़्यादा शॉक्ड देख के, इतना हड़बड़ाते हुए देख के वो खुद थोड़ा ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ब्रेटली जस्ट लाइक ऑल दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, सबको पता था कैसल में कुछ ना कुछ चीज़ तो है। बट यहाँ पे जब उनने ये चीज़ देखी कि उनका खुद का टीममेट इतना ज़्यादा घबरा गया है, तो वो नेचुरली जब देखते हो कोई और घबरा गया तो खुद भी घबराहट फील होने लग जाती है। उस पूरे टूर के दौरान, पहली बात तो उस रात को शेन वॉटसन उन्हीं कमरे में सोते हैं, ब्रेटली कमरे में, बट उस पूरे टूर के दौरान शेन वॉटसन कहते हैं कि मैं अकेले रहूँगा ही नहीं, मैं किसी रूममेट के साथ मेरा फिक्स करवा दो, मैं उसके साथ रूम शेयर कर लूँगा, मैं अकेले नहीं रहने वाला। तो इसी के चलते पूरे टूर में वो ब्रेटली के साथ रहते हैं। एंड यहाँ पे द थिंग इज़ कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई हुई है ऐसे टूर के लिए, तो नेचुरली वो ये तो नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा डर गए हैं या फिर हम थोड़ा डिस्टर्ब्ड है किसी चीज़ से। तो ऑस्ट्रेलियन अपैरेंटली ये टैक्टिक यूज़ करा था एंड ये बोलना स्टार्ट करा था कि इंग्लैंड जान के रुकवाती है ऐसे कासल्स में, ताकि मैच से पहले आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा जाए। और उनने एक फ़नी वे में आके ये चीज़ बोली थी कि इतना तो हम कैसल में डर गए जितना हम पिच पे नहीं डरे, कि बॉलर से हम उतना नहीं डरे जितना हम यहाँ पे भूत से डर गए। माइंडसेट। हाँ, तो उनने थोड़ा ऐसे एक स्ट्रॉन्ग फुट रखने की कोशिश करी। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़, एंड प्रॉब्लम मेरी जितनी स्टोरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिवीलिंग पार्ट घोस्ट का ये आता है। जब ये चीज़ हो जाती है, जब वापस चले जाते हैं ये लोग, तब एक द सन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑस्ट्रेलिया टीम के तब के जो मीडिया मैनेजर थी उनका नाम था बेलिंडा डेनेट। वो उनको एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो इस पूरे सीन को नरेट करती हैं। मतलब कि सिर्फ शेन वॉटसन वो नहीं थे जिन्हें ये चीज़ फील हुई थी, बेलिंडा डेनेट जो कि उसी कासल के अंदर रह रही थी, उन्हें भी ये चीज़ फील हुई थी। अब वो जो कहती हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो कहती हैं कि जब मैं सुबह उठी थी तब काफ़ी सारे प्लेयर्स खुद भी बहुत अनईजी डिस्टर्ब से लग रहे थे, बट प्रॉबली जब तक मॉर्निंग हुई तब तक लोगों ने कुछ बोला नहीं इस बारे में, क्योंकि वो खुद थोड़ा ब्रेव होने की कोशिश कर रहे थे। अब द थिंग इज यहाँ पे आपकी वही ईगो की बात आ जाती है। जब आप के साथ ये चीज़ें हुई होती हैं, आप लड़कों के साथ रह रहे हो सारे, तो आप नेचुरली ये चीज़ बोलना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका खुद का मजाक भी उड़ाया जा सकता है इस चीज़ों पे। तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, बट बेलिंडा डेनेट ने ये चीज़ बोली कि मुझे देख के पता चल रहा था कि सब लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस चीज़ से। ठीक है। अब ये चीज़ वो कहती हैं, अब ये कहती हैं कि रात को सोने से पहले उन्होंने ब्लाइंड्स लगाए, जो कि पर्दे टाइप होते हैं, विंडो पे लगे होते हैं, उन्होंने ब्लाइंड्स लगाए, फिर वो सो गई। उसके बाद सुबह 4 बजे उनके फ़ोन में कोई मैसेज का आवाज़ आता है, उसके वजह से वो उठती हैं, मैसेज देखती हैं ब्लाइंड्स खुले हुए हैं खुद ही। अब वो जाती हैं ब्लाइंड्स क्लोज करने, तो विंडो के बाहर देखती हैं। विंडो के बाहर मतलब कैसल इतना बड़ा है कि आप विंडो के बाहर देखोगे तो आपको ग्राउंड ही दिखेगा। ये नहीं कि आपको सड़कें दिख रही हैं, कोई और सिटी दिखने लग गई है। पूरी कैसल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा एरिया है लमरी कैसल का।
वो ये कहती हैं कि मुझे दिखा, जब मैंने विंडो के बाहर देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा सा ग्रुप दिखा लोगों का जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और उनका प्रोसेशन चल रहा था, वो मतलब जा रहे थे कहीं पे। अब वो ये देख के कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद वो ब्लाइंड्स वापस लगाती है और वापस सोने का ट्राई करती हैं, बट सून इनफ वो ब्लाइंड्स वापस खुद ही खुल जाते हैं। एंड जब वो विंडो की तरफ देखती हैं तो उन्हें कोई आदमी दिखता है उनकी तरफ देखते हुए विंडो से। ये भाई मेरे एक्चुअली गूज़बम्स आ गए। उन्हें वो कोई दिखता है। अब द थिंग इज कि मैं एक चीज़ जो चाहता था बेलिंडा डेनेट से, वो थोड़ा डिस्क्राइब कर पाती काश, कि वो आदमी कैसा था, या फिर क्या आदमी था या कुछ और ही था। भाई क्यों ही रिकॉल करना चाहेंगे वो। बट भाई उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली नहीं कि क्या था, बट उन्होंने कहा कि कोई मुझे देख रहा था। और जब वो वापस विंडो की तरफ गई तो वो एकदम से गायब हो गया। दिस इज टू स्कैरी। मतलब ये पार्ट तो है ही स्कैरी ऑब्वियसली, बट जो वो पूरा पार्ट है कि लोग वाइट कपड़े पहन के प्रोसेशन मार्च चल रहा था, वो भी काफी ज्यादा स्कैरी है। ये चीजें कभी कभी ज्यादा स्कैरी लगती हैं भाई। हाँ, वो एक प्रॉपर एक वो क्रीचर 3D आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बट ये ज्यादा स्कैरी लगता है, जो थोड़ी एक मिस्ट्री ले आता है आपके पूरे स्टोरी के अंदर। अब द थिंग इज कि वो प्रोसेशन एक्चुअली में हो सकता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं रह रहे होते लमली कैसल में, काफी सारे लोग रह रहे होते हैं। बट उस टाइम पे जो मैनेजमेंट थी उनके द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस नहीं था कि कोई प्रोसेशन मार्च होगी। ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती नहीं थी एक्चुअली में कि प्रोसेशन मार्च हो रहा हो। अब उनने ये भी बोला कि मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं प्रूव कर सकती हूँ। और प्रूव मैं ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने सुबह सुबह अपनी दोस्त को इस बारे में टेक्स्ट करा था। तो वो टेक्स्ट तो उसी बजे हुआ था जितने बजे मैंने टेक्स्ट करा था। तो वो प्रूफ है कि मैं उस टाइम पे जागी हुई थी और मैंने चीज़ टेक्स्ट करी थी लगा उसी टाइम पे। अच्छा। तो एक्चुअली में ये सपना या फिर इल्यूजन हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का प्रूफ है इस टाइम पे कि किस बजे हुआ था और उन्होंने क्या देखा था। वो सब चीज़ उन्होंने टेक्स्ट करके बताई थी। अब इसके पीछे भी एक थ्योरी यही है, लोग कहते हैं कि जब ये जो वाइट कपड़े पहन के जो प्रोसेशन मार्च हो रहा था वो प्रॉब्ली लिली लमली के फ्यूनरल के लिए हुआ था, और वो उस वेल की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी एक्चुअली। दिस इज एक्चुअली मतलब आउट ऑफ एवरी स्टोरी दैट आई हैव हर्ड, ये वो स्टोरी है जिसमें इतना खुल के क्लियरली हमें फिगर्स दिखी हैं जिन जो इन्वॉल्व थी उसके अंदर। मेरे 2-3 स्टोरी थे उसमें भी होगा बेटा भी रुको। एंड जो बेलिंडा डेनेट ने कहा है, इफ इट इज एक्चुअली ट्रू, मतलब भाई झूठ बोलने का तो कोई रीजन होगा नहीं उनके पास, बट इफ इट इज एक्चुअली ट्रू देन इट इज जेन्युइनली वेरी स्कैरी। वही बात है, मानो तो सब कुछ है। हाँ ऑब्वियसली मानो सब कुछ है। काफी ना इसके पीछे आप जब भी देखोगे थ्योरीज इन सब के पीछे, तो हर बार वो ये कहते हैं नहीं लोग बहुत थके हुए होंगे, बहुत प्रेशर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। बट इस लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं अभी लमली कैसल में, वेदर इट बी सौरव गांगुली या शेन वॉटसन, आई डोंट थिंक ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस इतने सारे लोगों ने बोला है तो कुछ ना कुछ सच तो होगा इन बातों में। और सेम जगह पे क्यों बोल रहे हैं लमली कैसल के लिए? लमली कैसल के लिए क्यों बोल रहे हैं, जबकि अब तो मार्केट भी इसी तरीके से करा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो है इस कैसल के अंदर। अब आप हमें सुपर चैट दे तो हम जाके चेक करके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। अब अगली जो 2 कहानियां होने वाली है वो मैं सुनाऊंगा, और ये एक और बहुत ही फेमस होटल की कहानी होने वाली है जो कि वंस अगेन इंग्लैंड में ही है। एज इंडियंस हमें लगता है कि ये भूत प्रसाद सब जो है हमारी कंट्री में होते होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली इंग्लैंड में काफ़ी सारे किस्से हमें निकल के आए हैं, स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। तो जैसे अभी हमने लमली कैसल की बात करी, इंग्लैंड में एक बहुत पुराना होटल और है जो कि बहुत पॉपुलर है वंस अगेन, लैंघम होटल करके। इस होटल में क्यों भूत हैं, कैसे भूत हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री हम डिकोड करेंगे इन 2 कहानियों के ऊपर। जो पहली कहानी होने वाली है वो होने वाली है स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में और इंग्लैंड टीम के बारे में। उसके बाद इसमें MS धोनी का भी हाथ होगा, उसको भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। तो ये दोनों स्टोरीज कनेक्टेड होने वाली हैं। अब क्या होता है, 2014 की बात थी। श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड टूर करने के लिए आई हुई थी, उसके बाद आयरलैंड भी खेलने जाना था इनको। वो आप टेस्ट मैचेस की पूरी हिस्ट्री आप चाहो तो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। एक टेस्ट सीरीज थी, फिर एक ODI सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, लंबी सीरीज थी मतलब ठीक ठाक। और सरप्राइजिंगली क्या उस टाइम पे श्रीलंका थी उस टाइम पे, वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हरा देते हैं, समथिंग जो कि इंडिया नहीं कर पा रही कितने टाइम से टेस्ट मैचेस में। और जब वो आप देखते हो ना कि जैसे भी तुमने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं कि ये शायद जानबूझ के दूसरी टीम्स को वहां ठहराते हैं, अभी ये लोग खुद ही उस चीज का शिकार भी हुए हैं। क्योंकि ऐसा कई बार लगता है कि जो ये डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स मैं बताने वाला हूँ उसके चलते हुए प्लेयर्स की मेंटल स्टेट थोड़ी तो क्रैक होती होगी भाई, एंड शायद वो गेम पे फोकस ना कर पाते होंगे।
जिसके चलते हुए शायद श्रीलंका को थोड़ी हेल्प मिली हो, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। बट क्या होता है कि ये जून का महीना था 2014 का, सपोजिडली अ गुड टाइम टू प्ले इन इंग्लैंड। WTC फाइनल्स भी उसी टाइम पे होते हैं इफ यू नोटिस। एंड वहाँ पर जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, अपेरेंटली ये बात टेस्ट सीरीज के दौरान ही हुई है। तो क्या होता है भाई, टेस्ट मैच चल रहा है, आपने सुबह पूरा दिन खेला, शाम हो गई, स्नैक्स वैक्स खाए सब, उसके बाद रात को अब अपने रूम में सोने आए। भाई बहुत मेहनत कर रखी है, अगले दिन दोबारा खेलना है, अगला मैच भी आना है आपके पास। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे उस टाइम पे, वो अपने पार्टनर के साथ ही रुके हुए थे होटल में, ठीक है। और ये लोग जो है बताते हैं कि एक रात को ये लोग सो रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन, जो कि हमने अभी तक पॉपुलर नोशन था ना कि जब कोई ऐसी प्रेजेंस होती है तो ठंडा हो जाता है रूम, कहते हैं रूम एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और गर्म इतना ज़्यादा होने लग गया कि मतलब आदमी वहाँ पे सो ना पाए, इतना ज़्यादा गर्म हो गया, जो कि इंग्लैंड में हम एसोसिएट करते नहीं है। ब्रिटिश वेदर इतना भी ज़्यादा वो नहीं होता। इंडिया में देखो तो क्या हाल है, कहते इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि हम लोग मतलब नींद में ही अनईजी फील करने लग गए थे, सब ब्लैंकेट्स वगैरह हटा दिए थे, सो नहीं पा रहे थे सही से। और फिर रात को 1:30 बजे के आसपास अचानक से, जस्ट लाइक सौरव गांगुली, टैप्स खुल गए ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि सारे टैप्स बाथरूम के खोल दिए गए हैं, उसमें से पानी टपक रहा है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड की ये देखते हुए आंखें खुल जाती हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड उठ के ऐसी आधी नींद में जो है जाते हैं, बाथरूम खोलते हैं तो देख रहे हैं सारे टैप्स ऑन हैं। ओह, सौरव गांगुली के केस में सारे टैप्स ऑन नहीं थे, बंदी थे। सारे टैप्स ऑन हैं। तब वो देखकर उसको लगता है अच्छा टैप्स ऑन है, तो मैं ऑफ करने के लिए लाइट वाइट ऑन करता हूँ रूम की लाइट ऑन करी, टैप्स बंद। अपने आप बंद हो गए टैप्स। अब उसको लगा भाई मैं आधी नींद में हूँ, शायद हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन हो, जो कि हमेशा ये हर आदमी को लगता है जो कि थोड़ा स्केप्टिकल होता है। एंड इस चीज़ को वो ज़्यादा भाव नहीं देता, ऑल्दो बहुत ही वियर्ड फील उसको हुआ था कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एंड सो वो दोबारा सोने की तरफ बढ़ता है, बेड पे लेटता है, लाइट ऑफ करता है। जैसे लाइट ऑफ करी, सारे टैप्स दोबारा ऑन। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दोबारा बाथरूम की तरफ गया, देखा सारे टैप्स एक्चुअली में चल रहे हैं। और ये नहीं कि एक टैप चल रहा, सारे टैप्स चल रहे हैं। जैसे ही उसने ये देखा, तब तक उसकी पार्टनर थी, वो भी सो के उठ चुकी थी आवाज़ों से। उसने तुरंत उसकी तरफ पलट के देखा और उन दोनों को उस मोमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक भूत की प्रेजेंस की फीलिंग आई रूम के अंदर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी पार्टनर की तरफ देख के बोला कि मतलब वो होता ना आंखों आंखों में कम्युनिकेशन हो जाता है कि तुम्हें भी ये चीज़ फील हुई है। पार्टनर तुरंत कहती है हाँ मुझे भी सेम चीज़ फील हो रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड दोनों रूम से भागते हैं, होटल की जो रिसेप्शन है वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं हमारा रूम तुरंत के तुरंत चेंज करा जाए। अनलाइक दी ऑस्ट्रेलियन टीम, यहाँ पे बात फैला दी जाती है, मतलब ये टीममेट्स आपस में डिस्कस करते हैं। मोइन अली उस टाइम पे थे, उनकी जो वाइफ थी वहाँ पर, उन तक भी बात पहुँचती है और वो इस भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई उस टाइम पे। स्टुअर्ट ब्रॉड और उनकी पार्टनर तो डर ही हुए थे, साथ साथ मोइन अली की वाइफ भी बहुत ज़्यादा डर गई। एंड उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम तो रूम वहाँ पे स्विच नहीं करने वाले, डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी कि उस रूम में जाएगा। अब इसके बाद जो है अगले दिन आते हैं, लोग मैचेस खेल रहे हैं, सब चल रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड बाद में आके बताते हैं मीडिया को कि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ था। बेन स्टोक्स, जो कि आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं, वो 3rd फ्लोर पे रुके हुए थे लैंगम होटल के, और अपेरेंटली वो पूरे सीरीज के दौरान सो ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे उनको सोने में। एंड ब्रॉड कहता है कि एक्चुअली में जो पूरे होटल का जो सारा ये भूत का ड्रामा है, ये मेनली 3rd फ्लोर पर ही होता है वैसे भी। तो ही वॉज स्लीपिंग वेरी क्लोज टू इट। 3rd फ्लोर पे थे। 3rd फ्लोर पे थे। और ये क्या होता है, ये MS धोनी की स्टोरी में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा क्रेजी क्या हो जाती हैं, जब बाद में मैट प्रायर जो उस टाइम के विकेट कीपर थे, काफ़ी लोगों को याद होगा, वो भी बताते हैं कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ है। मैं अपने रूम में एक दिन सोने जा रहा था, रात का टाइम था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, सो गया मैं पीसफुली। अचानक से मेरी नींद खुलती है। अच्छा, मैं बेड पे ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो मैं उठा नहीं हूँ अभी, बस आँख खुली है, तो मैं सामने देख रहा हूँ मेरे क्या है लेटे लेटे,
तो सामने उसको एक शैडोई सा फिगर दिखता है। ओ अभी जो शैडोई सा फिगर दिखता है उसको लगा शायद वो लाइटिंग इस तरीके से आ रही होगी खिड़की से, मतलब वो मून की लाइट होगी और वो पर्दे वर्दे कुछ होंगे सामने, तो उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की ऐसे शैडोई फिगर होगी। तो उसको लगा शायद मैं मतलब ट्रिक्स खेल रहा है मेरा दिमाग, इतना कुछ है नहीं इशू। अब मेन चीज़ क्या होती है, वो शैडो फिगर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और उसके पास आने लग जाता है। ओके ऐसे मतलब वो उसके ऐसे लेटा हुआ है, वो यहाँ पे सर है, यहाँ पे पैर है, यहाँ से पास आने लग गया। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड मैट प्रायर उठ के भागा उस रूम से। और अगले दिन जब उसने बताया स्टुअर्ट ब्रॉड को ये, तो फिर पूरी टीम को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बेन स्टोक्स के साथ भी यही सेम इशू हो रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो भाई क्या ही बता दिया, और मैट प्रायर जो बता रहा है वो तो अगर सच है तो फिर कोई डाउट ही नहीं रह गया। इसी के चलते हुए इंग्लैंड वो सीरीज हार जाती है एंड काइंड ऑफ इट वाज अ सरप्राइज एज वेल, बट क्लियरली इंग्लैंड टीम की मेंटल स्टेट सही नहीं थी। और स्टुअर्ट ब्रॉड तो आज तक कहता है कि डेफिनेटली उस कैसल कह रहा हूँ, होटल में कुछ बहुत बड़ा इशू है। एंड वही लोग पब्लिकली इतना बात करते नहीं है क्योंकि उनका फोकस है कि हम क्रिकेटर्स हैं तो हमें अपने गेम पे फोकस करना है, हमारी रेपुटेशन ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दिमाग खराब हो गया। बट 100% उस कैसल में एक घोस्टली प्रेजेंस थी। आई थिंक ये कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके अराउंड ये स्टोरी निकल के आती है कि वो लोग ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते नहीं इस बात को। कोई भी पब्लिक फिगर क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा, वही बात है ना। हाँ मतलब नहीं करना चाहेगा, ऑल्दो मतलब जब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, आई थिंक भाई सौरव गांगुली के लिए भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर फॉर हिम टू एक्सेप्ट ऑल दिस। उस टाइम पे जब वो कैप्टन थे इंडियन टीम के, प्लस एक वो पर्सोना आपके साथ एक वो एसोसिएट किया जाता है कि ये ऐसा टाइप का आदमी है। दैट इज़ वाई विराट कोहली जब वो मेंटल हेल्थ का जो पूरा सीन था उनका 1.5-2 साल का, उसके दौरान आके सबसे पहले यही कहा था कि व्हेन यू आर लुक्ड अपॉन एज समवन हु इज़ वेरी टफ, तो लोग आपसे ही पूछना भूल जाते हैं कि आप कैसा कर रहे हो। करेक्ट। तो यहाँ पे गाइज लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड, मैट प्रायर, इन सबके साथ इनकी बेसिकली उनकी रेपुटेशन, इनकी पर्सनालिटी वैसी हो गई कि अपने आप को वीक दिखा नहीं सकते इतना कि मैच से पहले हमारे साथ ऐसा हो गया यार इसलिए हम लोग मैच हार गए। तो आई थिंक दैट इज़ वाई इनको इतना टाइम भी लग गया सब एक्सेप्ट करने में ओपनली। बट इसी कैसल में, इसी होटल में ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने फील करा, जो मैट प्रायर ने फील करा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का रियलिटी क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग अपनी अगली कहानी पे चलते हैं जो कि MS धोनी की होने वाली है। MS धोनी 2014 में इंडिया के कैप्टन थे। इंडिया इंग्लैंड खेलने गई थी और ये वही सीरीज है जहां पे विराट कोहली का वो बहुत गंदा डाउनफॉल आया था जब जेम्स एंडरसन जो उसको आउट करे जा रहा था। हाँ, ये वही सीरीज की बात है। इंडिया बहुत बुरी तरीके से पिटी थी इस टेस्ट सीरीज में। दिस वाज इन 2014। हाँ, और MS धोनी बीइंग द कैप्टन उस टाइम पे इन लोग का जो वंस अगेन जो रुकने का पूरा प्लान बनता है वो लैंगम होटल के अंदर बनता है। इस स्टोरी में हम डिस्क्लोज भी करेंगे कि लैंगम होटल की हिस्ट्री क्या रही है। okay. MS धोनी एक रात को ऐसी डिनर विनर करने के बाद अपने रूम में बैठे हुए थे, बस सोने जाने ही वाले थे। ऐसा होता ना कि थोड़ा आदमी फोन देख रहा है या फिर गाने वाने सुन रहा है बिस्तर पे, मतलब वो टेक ला के बैठा हुआ है, लेट नहीं जा रहा है बस। तब रील्स का जमाना था नहीं, रील्स का जमाना था नहीं तब। और वो एकदम बहुत ही वियर्ड चीज देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जो रूम का दरवाजा है वो बहुत ही स्लोली खुलना शुरू हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हवा के चलते हुए एक बार थोड़ा सा खुला फिर रुक गया। सेम पेस पर, सेम तेजी के साथ धीरे धीरे खुलता जा रहा है, लगातार खुलता जा रहा है, लाइक समवन वाज ओपनिंग द डोर। हाँ, ओके। अब MS धोनी को लगा कि यार ये थोड़ा अजीब सी बात है, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बट मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। हो सकता है कि हवा चली हो या कुछ और सिचुएशन हुई हो। अब मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि भूत है। तो MS धोनी उस चीज़ को इग्नोर करके आराम से सो जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब अगले दिन रात को जब वो फिर से अपने बेड पे सोने के लिए जाने ही वाले थे, तब वो सेम चीज़ होते हुए एग्जैक्ट सेम पेस पर उतनी ही तेजी से दरवाज़ा खुल रहा है, एकदम उसी स्पीड पे। वो दरवाजे को फिर से ओपन अप होते हुए देखते हैं। एंड अब सोने पे सुहागा इस बात का ये हो गया कि उसके दरवाजे के जस्ट पीछे उनको एक शैडोई लड़की की प्रेजेंस दिखती है। ओके। अब बिना एक सेकंड वेस्ट करे हुए
MS धोनी ने तुरंत के तुरंत होटल रूम से कहा, होटल रिसेप्शन से कहा कि हमारा रूम चेंज करा जाए। ऐसा कई लोग कहते हैं कि उस रात को वो सुरेश रैना के रूम में भी रुके थे। एंड यहाँ पे धोनी बीइंग धोनी, उन्होंने अपेरेंटली ये भी कहते हैं कि सोचा कि भाई इन सब चक्करों में मेरा दिमाग वहाँ खराब ना हो, मुझे सीरीज पे फोकस करना है, मुझे क्रिकेट से मतलब है, तुरंत के तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे, चाहे हो या ना हो, मुझे अपना रूम चेंज करके शांति दो मन की। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय धोनी। बट द फैक्ट कि उन्होंने एक शैडोई प्रेजेंस देखी एक लड़की की, इसके पीछे क्या रहस्य है, वो किसका भूत है एग्जैक्टली, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ धोनी ने विटनेस नहीं करा है। 1973 में, इससे पहले भी एक और ऐसी घटना हुई थी यहाँ पर, जब BBC, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर उनका ब्रॉडकास्टिंग वहाँ का चैनल है एक इंग्लैंड में। अब देखो 1973 में रेडियो का ज़माना भी था, तो एक रेडियो प्रेजेंटर थे BBC के, उनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन। वो जो है इस होटल में, लैंगम होटल में रुकने के लिए आए थे कुछ काम से, और उनका रूम नंबर था 333, 3rd फ्लोर, जहाँ पे बेन स्टोक्स भी रुके थे उस फ्लोर पे। और इसी फ्लोर पे सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। कहते हैं कि उस होटल का सबसे जो हॉन्टेड रूम है वो है रूम नंबर 333। गॉर्डन जो है वो एक रात को काम करने के बाद सोने के लिए गए। अचानक से उनकी नींद आधी रात को खुलती है। बेड पे वो लेटे हुए थे, अपने सामने देखते हैं एक फ्लोरोसेंट कलर की बॉल है हवा में। फ्लोरोसेंट कलर इनको नहीं समझ में आ रहा, काइंड ऑफ जो मुंह के ऊपर जो लाइटिंग पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट। फ्लोरोसेंट कलर की बॉल ऐसे हवा में घूम रही है। धीरे धीरे होते होते वो एक इंसान का शेप ले लेती है। और वो उस इंसान ने जो है ना, वो विक्टोरियन टाइम के ड्रेसिंग कर रखी थी। विक्टोरियन टाइम की ड्रेसिंग इनको नहीं पता है, आप लोगों ने देखी जरूर होगी। वो ऐसे लंबे लंबे ऐसे बाल होते थे, ऐसे लंबा सा ओवरकोट, एक ब्लू कलर का, ऊपर टोपी है ऐसे टाइप का, और शक्ल वकल खराब हो रखी है उस इंसान की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक आत्मा है। वो उस आदमी का शेप लेती है, और गॉर्डन भाई साहब की हालत खराब, बिस्तर से उठने लायक भी नहीं हो पा रहे, मतलब इतना कांप रहे हैं। तो ऐसे डरते हुए वो पूछते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, कौन हो तुम? और उतने में वो जो भूत होता है वो अपने हाथ ऐसे दोनों फैलाता है। कहते हैं उसके जो पैर थे वो जमीन के अंदर धंसे हुए थे 2 फुट तक। ऐसे हाथ फैलाता है और उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है ऐसे करके। आ रहा होता है, गॉर्डन हिल नहीं पा रहा होता। थैंकफुली किसी तरीके से वो उस पैरालिसिस को तोड़ते हैं और फिर तुरंत भाग जाते हैं वहां से। एंड फिर उसके बाद वो लौट के कभी नहीं आते। तो ये जो MS धोनी के साथ हुआ है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ हुआ है, जो मैट प्रायर के साथ हुआ है, बेन स्टोक्स के साथ हुआ है, ये तो अभी 2014 की बात करी हमने, ये 1973 में भी था। ये उस रेडियो प्रेजेंटर के साथ हुआ था। हाँ। ओके। और इसके पीछे जो इतनी ज्यादा साइटिंग्स हो रही है इस लैंगम होटल में, इसके पीछे का राज क्या है उसके ऊपर आते हैं। जैसे लमली कैसल की तुमने बैक स्टोरी बताई, इसकी बैक स्टोरी भी काफी ज्यादा ट्विस्टेड है। क्योंकि यहाँ पर ना लैंगम होटल बना था हमारे 1865 में। 1865 मतलब भाई बहुत टाइम हो चुका है। 120 पता नहीं 160 साल 170 साल कितने हो गए। और इसके चलते हुए नेचुरली ये होटल World War I और World War II के टाइम पे भी था। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो नेपोलियन 3 थे, एक बहुत पॉपुलर राजा थे टाइम के, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस होटल में रुका करते थे। उतना पुराना होटल है ये, नेपोलियन के टाइम का होटल है ये। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक भूत नहीं है, यहाँ पे कई सारे भूत हैं, और उन भूतों के बारे में एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस होटल में वंस अगेन सरप्राइजिंगली, जैसे कि तुमने लमली कैसल के लिए कहा, सबको पता है इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, फिर भी सारे सेलिब्रिटीज रुकने आते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकल टाइम्स में अब जो बहुत बड़े बड़े पोएट और ऑथर्स थे, हिस्टोरिकल के ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं है, टॉम सॉयर जिसने लिखी है ना, ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोग, ये सब लोग जो है यहाँ पे आके रुक चुके हैं। इनफैक्ट टॉम सॉयर जिसने लिखी थी मार्क ट्वेन, राइट, वो भी आके यहाँ पे रुक चुके हैं। बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पे हमेशा से आई है, राजा महाराजा भी आए हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे एक सोल्जर थे जो कि इस होटल में रुके हुए थे। शायद उस टाइम पे इन लोगों ने वो एक रेफ्यूजी कैंप टाइप का बना दिया होगा, कुछ करा होगा, मुझे नहीं पता।
ऐसा कहते हैं कि कुछ उनके साथ एक ऐसी चीज हो गई थी जिसकी वजह से उनको एक, वो ऊपर के फ्लोर पे थे, खिड़की से कूदना पड़ गया था। पड़ गया था? हाँ। ओके। अब उसके पीछे का क्या राज है वो पता नहीं। खिड़की से कूद जाते हैं, मर जाते हैं वो। एक भूत जो है वो उनका है, वो एक मिलिट्री की ड्रेस में आते हैं और वो भूत लोगों को दिखता रहता है। सेकंड भूत जो है एक जर्मनी के प्रिंस थे बहुत पुराने, उनका भूत भी दिखता है, वो भी इस होटल में आया करते थे। थर्ड जो भूत दिखता है वो नेपोलियन 3 का ही दिखता है। ओके। वो कहते हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा इस होटल में आया करते थे, वो बहुत अटैच थे इससे, और जो होटल का बेसमेंट है ना, वहां पे उनकी भूत की साइटिंग होती रहती है। बट जो रूम नंबर 333 है, जो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, जहाँ पे फ्लोरेसेंट वाला हुआ था। हाँ। ओके। और उसी फ्लोर पे बेन स्टोक्स भी रुके हुए थे। उस रूम के पीछे कौन सा भूत है, इसकी बात कर लेते हैं जरा। बहुत सालों पहले, आई थिंक ये अर्ली 1900s की बात है, जब इस होटल को खुले हुए 30-40 साल ही हुए थे। शायद ये 19th सेंचुरी की बात भी हो सकती है, इसके एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। एक डॉक्टर थे जिन्होंने नई नई शादी करी थी, और उनकी जो वेडिंग नाइट थी, उसका मतलब वही पूरा सेरेमनी हुई होगी, उसके बाद उन लोगों ने वो होटल बुक करा था रूम नंबर 333 का। ठीक है भाई, लोगों की शादी हुई है बहुत ही, और मतलब सबकी मर्जी से हुई है, बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ हुई है लाइफ में, बहुत खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब थी उस टाइम पे। वो लोग उस रूम को बुक करते हैं, रात को सो जाते हैं आराम से। उसके बाद सुबह रूम सर्विस वगैरह आई होगी, रूम कोई खोल नहीं रहा, खोल के देखा तो दोनों मरे हुए हैं। ओके। और जब उसके पीछे रिसर्च करी गई, स्टडी करी गई, तो ये पता चला कि जो डॉक्टर थे उन्होंने रात को अपनी बीवी को काट के मार दिया, और फिर खुद को भी मार दिया। ओके। साइकोपैथ? पता नहीं। और धोनी ने जो भूत देखा होगा वो शायद उन्हीं लड़की का था। ओके। और उस रूम में, रूम 333 में जो अलेक्जेंडर गॉर्डन ने जो भूत देखा था, वो परहैप्स उस डॉक्टर का था। ओके। ये कहानी है इस लैंगम होटल की, जो कि आज तक इतना हॉन्टेड माना जाता है। उसके बावजूद बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे आके रुकते हैं। इनफैक्ट मैंने इनकी वेबसाइट भी जाकर देखी तो सब नॉर्मल तरीके से एकदम प्रेजेंट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पे जिम भी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, सब है, यहाँ पे बड़े बड़े रूम्स हैं। बट ऐसी कहानी और इनके पीछे की बैक स्टोरी जब आप देखने के लिए जाओ, तो ये मतलब सदियों पुरानी कहानियां हैं जिनके भूत अभी तक यहाँ पे घूम रहे हैं। 100-150 साल 200 साल पुरानी चीजें हैं ये सब, और उन्हीं घोस्ट्स की साइटिंग होती रहती है। हमारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने देखा है। वंस अगेन, मानो तो सब कुछ है, नहीं तो आप कोई ना कोई लॉजिक तो ढूंढ ही लोगे। आई थिंक इंग्लैंड में ये प्रॉब्ली 2 जगह हैं, मैंने भी जितनी भी स्टोरीज पढ़ी थी यूजुअली ये 2 जगहों से रिलेटेड थी, लैंगम होटल एंड लमली कैसल, जहाँ पे भूतों की साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की जिनका नाम था हारिस सोहेल। ठीक है। अब कुछ लोग आई बिलीव कुछ लोग जानते होंगे, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, बट ही स्टिल 35-36 ईयर्स ओल्ड, सो कंपेरेटिवली काफ़ी यंग क्रिकेटर है इस टाइम पे, विराट कोहली की एज की है। अब ये पाकिस्तानी लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो कि बीच में 2015 के अराउंड रेगुलर बन गए थे टीम के अंदर। जो लोग शायद इनको नहीं जानते, 2023 में 3 ODIs इन्होंने पाकिस्तान मेन टीम से भी खेले थे, तो काफ़ी रिसेंटली तक रहे ये लोग पाकिस्तान टीम का पार्ट। एंड जो लोग शायद नहीं जानते होंगे, 2018 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में इन्होंने 147 रन मारे थे। तो दैट इज प्रॉब्ली द हाईलाइट ऑफ हिज करियर। तो उसके तरफ से हाईलाइट ऑफ हिज करियर तो ये है जो भी हम बताने जा रहे हैं। ट्रू। इसमें थोड़ी इस पूरी कहानी में एक फनी पार्ट आएगा जिसको मैं एकदम एंड में डिस्कस करूंगा कि क्या थ्योरी हो सकती है। बट मूविंग ऑन, जो स्टोरी है ये जनवरी 2015 की है, जब पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड गई थी एक लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए। अब वहाँ पे न्यूजीलैंड में लोग जिस होटल में रुके थे उसका नाम था रेजिस लैटमर होटल, जो कि क्राइस्ट चर्च एक सिटी है न्यूजीलैंड में, उधर सिचुएटेड। मैंने भी जब रिसर्च की थी ना, मैंने भी देखा था कि इंग्लैंड के साथ साथ न्यूजीलैंड में भी काफी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को होता है। कुछ सीन है भाई वहाँ पर भी। सो रेजिस लैटमर होटल में रुके थे क्राइस्ट चर्च में लोग। अब मैच से एक दिन पहले की ये बात है, जहाँ पे टीम डिनर होता है, सारी टीम मिलती है, अपनी जो नेक्स्ट मैच जो अगले दिन मैच होना उसके लिए स्ट्रैटेजी सब डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं।
जब वो सोने जाते हैं उसके बाद तब तक सब नॉर्मल होता है, पूरी उनकी जो स्टे रही है पूरे दिन की सब नॉर्मल है, टीम डिनर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सब खुशी का माहौल है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच, सब नॉर्मल है इस टाइम पे। बट बीच रात में जब वो सो रहे होते तो उनके साथ इतनी वाइल्ड चीज़ होती है, उनका बेड एकदम से शेक होता है। अच्छा। जिसके चलते वो उठते हैं। अब वो एकदम से नाची थोड़े चौके हुए होते हैं, पूरा बेड ऐसे हिल रहा है? हाँ एकदम नहीं, मतलब हिलता है, जैसे ही उठते तब तक नॉर्मल हो जाता है। हाँ। कुछ सेकंड के लिए हिला होगा। हाँ। जब वो उठते हैं तो फिर देखते रहो उधर कोई होता नहीं वहाँ पे। एंड नेचुरली अगेन जब कोई प्लेयर यहाँ पे किसी टूर के लिए गया हुआ है, कंपेरेटिवली उस टाइम पे इतनी एज भी नहीं होगी भाई, यहाँ पे आज से 10 साल पहले क्या 25-26 साल के होंगे, तो यंगस्टर ही थे उस टाइम पे, न्यूजीलैंड गए हुए हैं, ओवरसीज टूर है, नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी। उसके चलते उन्हें भी यही लगता है कि यार हो सकता है कि मेरी कोई इमेजिनेशन हो, सही नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसके चलते वो वापस सोने चले जाते हैं। सून इनफ जब वो सोए कंप्लीटली होते भी नहीं है, उन्हें एकदम से एक फील होता है कि उन्हें किसी ने शोल्डर पे धक्का दिया। धक्का देने से वो मूव होते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। उनने ये चीज़ डिफाइन ऐसी करी कि इट वॉज अ वायलेंट जोल्ट। हाँ। काफ़ी तेज़ धक्का दिया गया था उन्हें, जिसके चलते वो उठते हैं और तुरंत उन्हें वही चिलिंग एक्सपीरियंस फील होता है कि कोई आसपास है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि कोई उनके पास है, कोई उन्हें देख रहा है बहुत पास, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे। इसके चलते वो तुरंत उस कमरे से भागते हैं और अपनी जो टीम की जो स्टाफ होती है उन्हें जाके ये चीज़ बताते हैं। कोचिंग स्टाफ में से किसी एक मेंबर को ये चीज़ वो जाके बताते हैं। एंड वो कोचिंग स्टाफ से जब मिलते हैं पूरी टीम तुरंत ये चीज़ लाइक बेसिकली दे फाउंड आउट कि उन्हें एकदम से बुखार भी हो गया। अभी जब सोने गए थे टीम डिनर तक सब नॉर्मल था, एकदम से उन्हें काफ़ी हाई फीवर हो गया इस टाइम पे। इसके चलते वो पूरा चेक करते हैं और तुरंत उनका जो रूम है वो चेंज करवाया जाता है। यहाँ पे वो अलग से एक सेपरेट रूम ही मांगते हैं, किसी के साथ नहीं रह रहे होते, बट थ्रू आउट हिज स्टे वो ये ट्राई करते हैं कि वो कभी भी अकेले ना रहें। ठीक है। टीम के साथ रहें, किसी टीममेट के साथ रहें। ऑब्वियसली सो अकेले ही रहे थे, बट मोस्टली थ्रू आउट द डे वो किसी ना किसी के साथ ही थे। इतनी ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो गई थी इस टाइम पे। इसी के चलते जो फर्स्ट टेस्ट मैच था वो भी उनने मिस करा, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट एग्जैक्टली मतलब सीरियस बात हो गई। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, बुखार काफ़ी तेज़ था एंड मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे वो। एंड ऐसा भी था कि पूरी सीरीज़ में वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि आगे उन्होंने जितने मैचेस खेले उस सीरीज़ में उसमें किसी में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वैसा केस है जहाँ पे एक एनकाउंटर ने मेंटली इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया किसी आदमी को कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो गई उसके चलते हुए। एंड दैट इज़ वाई ये इतनी ज़्यादा बेसिकली आई वुड से आउट ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट आई हैव कवर्ड राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि एक फिजिकल टच उन्हें प्रेजेंस फील हुई है। धक्का देना इज़ क्वाइट अलॉट एंड एनजाइटी से वो काफ़ी टाइम तक, अगले आने वाले काफ़ी महीनों तक वो इस चीज़ से उभर नहीं पाते और एनजाइटी से डील कर रहे थे। तो इट वॉज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग फॉर हिम अल्टीमेटली। फिर एक और चीज़ होती है, और यहाँ मैं पाकिस्तान टीम की बात करूँगा भाई। जब ये चीज़ पूरी टीम को पता चलती है, कुछ टीम मेंबर्स ऐसे भी थे जो मजाक उड़ा रहे थे नेचुरली। हाँ, कि भाई कोई सपना देखा होगा, असली में सब चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे और भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि प्रॉपरली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे थे कि भाई ये एक्चुअली में कोई पैरानॉर्मल एनकाउंटर हो सकता है, जिसके चलते उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड वही ना कि अगर आपने टीममेट को इस हालत में देखोगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पहले टेस्ट मैच मिस करना पड़ गया, अभी तक ठीक था, कुछ घंटों में एकदम से इतना हाई फीवर हो गया, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो उठने थे। बट इसके पीछे की थ्योरी क्या है? क्योंकि द सरप्राइजिंग पार्ट है यहाँ पे एक थोड़ी फनी चीज़ आएगी भाई। एक्चुअली में इस पूरे जो रिजिस लैटमर होटल है, इसके आसपास या इस होटल में कभी भी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ। ना उससे पहले हुआ था ना उसके बाद हुआ है। ये अकेला एक ऐसा एनकाउंटर है जो कि हुआ था। अब ऑब्वियसली इतने ज़्यादा सीरियस हो गया, मेंटल सिचुएशन खराब हो गई, तो यू हैव टू काइंड ऑफ बिलीव, एटलीस्ट इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए लोगों में कि वो ये सोचे कि हाँ एक्चुअली में भाई कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। बट इफ़ यू मतलब कितना भी आप डीप रिसर्च कर लो, इस होटल के आसपास होटल में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। ना कोई ऐसी हिस्ट्री कि कोई यहाँ पे मरा हुआ हो, कोई बहुत मर्डर हो गया हो, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो गई हो। तो उसके चलते नेचुरली क्वेश्चन उठेगा क्या ये चीज़ एक्चुअली में सच थी। प्लस पाकिस्तान टीम से ऐसा लोग कहते हैं ना कि यार इतना नर्वस तो नहीं हो गया कि आपने बहाना मार दिया इसके चक्कर में। वो लोग भी कह सकते हैं कि यार हो सकता है ऐसा हुआ हो। बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई वॉन्ट टू बिलीव दिस इज द ट्रुथ, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ है। प्लस बेड शेक हो रहा है, मतलब या तो अर्थक्वेक आया होता, कुछ होता, वो भी नहीं है।
तो थोड़ा वियर्ड तो लग रहा है कि बेड शेक हो रहा है और फिर धक्का दिया, तो मतलब दोनों ही फिजिकल एक्सपीरियंस है जो उसके साथ है, कुछ साइटिंग नहीं हो रही, कुछ फिजिकल एक्सपीरियंस उसने करा है। फिजिकल एक्सपीरियंस प्लस जो अभी तक हमने जितनी स्टोरी डिस्कस करी है सबको चिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, सांस नहीं आ रही, भारी हवा लग रही है, वो सब भी उनके साथ हुआ। प्लस एकदम से फीवर कैसे हो गया, तो काफ़ी स्टोरी में अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं जिनका आंसर एग्जैक्टली मिला नहीं है। इनफैक्ट उस पूरे टूर के दौरान हैरिस सोहेल ने खुद भी वेरी ऑनेस्टली पब्लिक आके बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली नहीं है इस बारे में। क्यों ही बोलेगा वही क्यों ही बोलेगा, प्लस मे बी जिस तरीके से उस चीज़ को रिसीव करा गया था नॉट जस्ट इन द मीडिया बट ऑल्सो विद इन द टीम। जब टीममेट्स ही मजाक उड़ा रहे थे तो आप नेचुरली थोड़ा चुप रहना ही प्रेफर करोगे इस चीज़ को लेके। तो बहुत खुल के उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा कि क्या एग्जैक्टली और चीज़ें हुई थी, कैसा वो फील कर रहे थे। बट हाँ, यहाँ पे एक वो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा कैसा हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना, इसके बाद आगे कुछ हुआ ना, कोई हिस्ट्री है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि सिर्फ आपके साथ ही चीज़ हुई ना आपके किसी टीममेट के साथ ये चीज़ हुई। जैसे हमने लैंगर होटल या फिर लमली कैसल में डिस्कस करा, सारे टीममेट्स के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हैरिस सोहेल के साथ ही ये चीज़ क्यों हुई। बट स्टिल भाई आई वॉन्ट टू बिलीव दिस इज द ट्रूथ। हो सकता है, बट आई थिंक ये एक स्टोरी थी जो हमारा इंटरमिशन हो गया पॉडकास्ट का, मतलब 5वीं स्टोरी हो गई है थोड़ी लाइटर नोट पे। जो आने वाली जो 5 स्टोरी और है वो है उसमें हम दोबारा एम्प अप करेंगे चीज़ों को। एंड जो नेक्स्ट स्टोरी होने वाली है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे लेजेंड, मेरे फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर के साथ होने वाली है। और इनके साथ भी जो केस होता है वो होता है फिर से इंग्लैंड के अंदर। जब इंडिया जाती है इंग्लैंड को टूर करने के लिए, ओडीआईज वगैरह भी वहाँ पे खेले जाते हैं, लंबी सीरीज थी, अर्ली 2000s की बात थी। जब इंडिया यहाँ पे पहुँचती है, एक ऐसा होटल था जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ केसेस वगैरह हो नहीं रखे, तो ये होटल कुछ पॉपुलर है नहीं। जैसे लमली कैसल और अपना लैंगम होटल का बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, तो जो भी एक्सपीरियंस होते हैं दे आर बैक्ड बाय हिस्टोरिकल एविडेंस ऑल्सो कि बैक स्टोरी रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। यू कैन काइंड ऑफ से कि जो हैरिस सोहेल के साथ हुआ है, मतलब बैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, वो आप इस सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा क्रीपी हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हैं। शायद कई लोग आर्ग्यू करेंगे ये इस पॉडकास्ट की अब तक की सबसे ज़्यादा क्रीपी स्टोरी हो सकती है। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान का नाम आएगा इसमें, बट बाद में इसका ऑन एयर एविडेंस भी है थोड़ा सा, जब लोगों ने इस कहानी के बारे में बातें करी हैं। क्या होता है, इस सीरीज की जब तैयारी चल रही थी, लोग प्रैक्टिस करके इंडियन टीम जो है अपने होटल में वापस आई। शाम का टाइम हो रहा था, सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि यार अभी कुछ 2-3 घंटे में मुझे डिनर करने भी जाना है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं अपने बेड पे लेट के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद कुछ 2-3 घंटे बाद सो के उठते हैं वो नैप के बाद अपने, और तब तक टीम का कॉल आ गया होता है कि भाई डिनर करने के लिए जाना है तो नीचे आ जाओ। तो टीम डिनर के लिए वो रात को चले जाते हैं। अगर टीम डिनर होता है, सब अच्छे से हुआ, हर टीममेट से आराम से बात भी हुई, सब अपनी प्रैक्टिस की बातें कर रहे हैं, माहौल अच्छा है, तो अभी तक कुछ ऐसा गलत होने का कोई हिंट भी नहीं आया अभी तक दिमाग में। और फिर उसी के चलते हुए सचिन तेंदुलकर वहाँ डाइनिंग रूम से उठ के, सब लोग जब सोने जा रहे थे तो अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं, लॉबी से अपने रूम पे पहुँचते हैं। नेचुरली दरवाज़ा लॉक्ड था, अंदर सारी लाइट्स ऑफ थी। तो जब अपना दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे करके दरवाज़ा खोला, पूरा दरवाजे रूम के अंदर पूरा अंधेरा हो रखा है। जो खिड़की थी उसके सामने कर्टन लगा हुआ था, पर थोड़ी सी लाइटिंग जो है, नेचुरली जो मून लाइट है, बाहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो थोड़ी सी आ रही थी। तो रूम में थोड़ा बहुत तो सब कुछ दिख ही रहा था, ऐसा नहीं था कि एकदम ही ब्लैकआउट हो रखा है। नेचुरली भाई कोई भी अपना रूम खोलेगा रात को तो ऐसा तो होता ही है। उन्होंने रूम खोला, हल्की सी लाइटिंग थी, हल्की सी विजिबिलिटी थी। उन्होंने खिड़की के सामने एक बूढ़ी सी औरत को देखा। ओ भाई, टिपिकल बूढ़ी सी औरत को देखा। सचिन तेंदुलकर को विश्वास नहीं, उन्होंने तुरंत जो है लाइट ऑन कर दी रूम की, औरत गायब। अब सचिन को लगा भाई बहुत प्रैक्टिस कर ली है, हो सकता है मैं नींद में थोड़ा सा डिप्राइव्ड भी हूँ, आराम से जाके सोता हूँ, ये शायद मेरा वहम होगा दिमाग का, इतना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, मुझे अभी अपने क्रिकेट पे फोकस करना है। और वो 1-2 घंटा और रूम में रहते हैं, मतलब डिनर टाइम के बाद, जो कि 1-2 घंटा अपना खुद का पर्सनल टाइम होता होगा,
टीवी वीवी देखा होगा अपना आराम से, उस टाइम पे उनको कोई फिर से दोबारा प्रेजेंस फील नहीं हुई। होते होते धीरे धीरे उनका सोने का टाइम हो गया। अब सचिन तेंदुलकर के लिए हम सब जानते हैं कितना डिसिप्लिन रहे हैं वो, तो टाइम के पक्के हैं, जिस टाइम पे सोना सोना है। रात हो गई, सोने का टाइम हो गया, टीवी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, सोने के लिए चले गए वो। रात के 1:30 से 3 बजे के बीच की बात है, वो कहते हैं जब उनको ना नींद में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होने लग गई। ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं आ रही, घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा सोते हुए। आदमी ऐसे आंखें बंद करके सो रहा होता है, एकदम से लग रहा होता है ना कि भाई घुटन हो रही है। तो उस चक्कर में नींद इवेंचुअली उनकी खुल गई। अब वो बेड पे लेटे हुए हैं, उनकी आंखें खुली ऐसी, तो ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे सामने देखा, चेस्ट के ऊपर वो औरत बैठी हुई थी। उनकी चेस्ट के ऊपर? हाँ। ओके। इसीलिए उनको सफोकेशन फील हो रही थी। वो बूढ़ी औरत, आंखें लाल, चेहरा पूरा डिसफिगर हो रखा है, टूटा हुआ है चेहरा पूरा, नाखून बहुत लंबे, और ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रही है वो सचिन तेंदुलकर को देखकर। उनके चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है, आपको जैसा लगा था मारने का प्लान कर रही है। अब सचिन तेंदुलकर की हालत खराब पूरी भाई। ऐसे में ऊपर कोई बैठा हुआ तो हिल भी ना पाया आराम से, तो ऐसे हाथ छटपटाते हुए उन्होंने जो उनके बिस्तर के साइड का लैम्प था उसका स्विच जल्दी से ऑन करा। जैसी स्विच ऑन करा, गायब। ओके। अब भाई पहली बार देखा था खिड़की के सामने तो लगा कि वहम है। अब वो छाती के ऊपर बैठी हुई है आपकी आंखों के सामने, आपको सफोकेशन भी फील हो रहा है, तो नेचुरली इसके बाद आदमी चैन से सो तो नहीं पाएगा। पूरी रात निकल जाती है, सचिन तेंदुलकर सो नहीं पाते। उसके बाद इस पूरे टूर में उनको ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं होता। ऐसा लगता है कि चीजें नॉर्मली हो गई हैं। बट द ट्विस्ट हियर इज 2019 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच था, और इरफान पठान जो है वो कमेंट्री कर रहे थे उस टाइम पे। आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स थी या जो भी थी उस टाइम पे जो होस्ट कर रही थी वर्ल्ड कप को टीवी पर। और ये जो उनकी कमेंट्री का पार्ट है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने सुना है खुद। उसमें वो ये कहानी बता रहे थे, और इस कहानी के एंड में वो एक और डिटेल ऐड करते हैं कि उस रात को जब सचिन के साथ ये सब हुआ था, और जब वो अगले दिन सो के उठे तो उनको ना चेस्ट पे बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी मच रही थी, दर्द हो रहा था, जलन मच रही थी। तो वो सो के उठे, ऐसे बर्निंग सा सेंसेशन फील हो रहा है। उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और मिरर के सामने गए तो खरोचे आ रही थी चेस्ट के ऊपर और नील पड़े हुए थे। ओके। इसका क्या मतलब है? नाखून भाई, वो नाखून बड़े बड़े थे, छील रखा है, ऐसे खरोच के निशान है, नील पड़े हुए हैं। इट वाज नॉट इंग्लैंड भाई। वहम नहीं है, मतलब फिर नहीं है। अगर एक्चुअली में वो रखा है तो खरोचे कहाँ से हैं? वरना आदमी नॉर्मली डिनर करके जा रहा है, प्रैक्टिस के बाद एकदम सब कुछ नॉर्मल है, कपड़े चेंज करे होंगे सोने से पहले, कुछ नहीं था खरोचे उस टाइम पे, नॉर्मल था एकदम आपके चेस्ट की स्किन जो थी। सो के उठे अगले दिन रात को ये सब एक्सपीरियंस हुआ, तो आपको दिख रहा है कि कोई बैठा होगा, इसलिए नील भी पड़े हुए हैं और खरोचे भी आ रखी हैं। प्रूफ है उस चीज का। इरफान पठान ने ये चीज ऑन एयर कही है, इसको आप जाके खुद यूट्यूब पे देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमने जितनी भी स्टोरीज डिस्कस करी है उसमें इससे ज्यादा क्रीपी स्टोरी प्लस विद एविडेंस शायद हुई अभी तक। आई थिंक एग्जैक्टली, मतलब ये अगर फिजिकली पूरा हार्म करा गया बॉडी को तो वो क्लियर एविडेंस है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही था। एंड जो स्टोरी है प्लस जो चोट लगी है वो दोनों मैच भी कर रही है। एग्जैक्टली। तो क्लियरली आप कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हो उनके बीच में। दिस इज एक्चुअली क्रेजी। मतलब वो जो नाखून की डिटेल थी ना, मैंने इसीलिए इस पर स्पेसिफाई करा था, क्योंकि जब आदमी को ऐसा दिख रहा है अपनी नींद से उठकर कि कोई बैठा हुआ है बड़े नाखून के साथ और उन्हीं नाखून से खरोचा जा रहा है बाद में, तो बहुत ईजी है कोरिलेशन बनाना। अब जो लोग डाउट करने वाले हैं वो शायद ये कहेंगे कि वो हमेशा करेंगे कि एक्चुअली में पहले हो गया होगा और फिर आपके दिमाग ट्रिक्स प्ले कर रहा होगा कि आपको ऐसे एक एक्सप्लेनेशन मिल गया इस चोट के पीछे का। बट वंस अगेन भाई, अगर कोई बंदा ऑन एयर ये सब कह रहा है, सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, तो काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट करे जाएं तो ऐसा लगता तो है कि
कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी. बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. जो नेक्स्ट स्टोरी है वो एक क्रिकेटर की नहीं है. इट इज अबाउट अ वेरी रिनाउंड कमेंटेटर, हर्षा भोगले. सब लोग जानते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर्स ऑफ ऑल टाइम. जैसे फुटबॉल में पीटर ड्यूरी के लिए कहा जाता है कि ये बहुत पोएटिक लाइंस बोलते हैं, वैसे क्रिकेट में हर्षा भोगले के लिए कहा जाता है. पीटर ड्यूरी फैन भी हर्षा भोगले के. हाँ राइट, उनके आपस में एक इंटरव्यू भी था साथ में. तो ही इज दैट गाय जो कि बहुत पोएटिकली क्रिकेट में जो हो रहा था उस सबको डिफाइन करते हैं मैच के दौरान ऑन द स्पॉट. करेक्ट. सो बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए. प्लस अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, उन्हें बात करते हुए सुनेंगे, तो ही ऑल्सो सीम्स लाइक अ गाय जो कि बहुत काम है, बहुत कंपोज है अपने डिमीनर में. सो आप एसोसिएट नहीं करोगे उनसे ये चीज़ें. ये जो हादसा होता है, इससे पहले हर्षा भोगले भूत प्रेत इन सब में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे. ही डिड नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स. बट नेचुरली जब ये हादसा होता है उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं. अब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की एक टेस्ट सीरीज़ थी जो कि वेस्ट इंडीज़ में हुई थी, कैरिबियन में. उसको कवर करने के लिए हर्षा भोगले कैरिबियन जाते हैं. एग्जैक्टली किस साल जाते हैं, किस होटल में रुकते हैं, ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा. अच्छा, खुद ही नहीं बताया अभी. हाँ, ईयर तो मतलब आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं करा, बट होटल आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड क्यों नहीं करा होगा, क्योंकि फिर वो एक बैड रेपुटेशन बन जाएगी होटल की. मे बी वो चाहते ना हो ये चीज़ करना, इसलिए शायद उन्होंने नहीं करा. बट इस पूरी सीरीज़ को कवर करने के लिए वो कैरिबियन जाते हैं. एंड वहाँ पे जिस होटल में रुकते हैं वो एक बहुत ओल्ड ब्रिटिश होटल था. बाय ओल्ड ब्रिटिश होटल इन कैरिबियन आई मीन कि एक बहुत कॉलोनियल सा होटल था. यहाँ पर भी मतलब कुछ इन्फ्लुएंस आ गया ब्रिटिश का. जब कॉलोनी थी ये पूरी, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे वहाँ पे, तब उस टाइम का ये होटल था. एंड नेचुरली उसकी पूरी बिल्ड भी वैसी थी. बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे, स्क्वीकी से वुडन फ्लोर्स थे. जो अंदर जिस कमरे में वो रुके थे वो भी बहुत प्लेन सा रूम था, बट काफ़ी एंटीक सॉर्ट ऑफ फर्नीचर था वहाँ का. वो देख के जो फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये बहुत पुराने ज़माने का है, वैसा टाइप का वो पूरा ओवरऑल होटल था. तो उस होटल में वो रुके थे. एंड यहाँ पे उनके साथ वो इंसिडेंट होता है जो कि उनकी लाइफ पर्सपेक्टिव बेसिकली चेंज कर देता है. अब इस होटल में जब वो रुकते हैं, अपनी रूम में जाते हैं, शाम वहाँ पे गुजारते हैं. एंड जो रूम था, एज आई सेड कि उसका एंटीक था, काफ़ी ज़्यादा लुक. तो हर्षा भोगले जब गए थे तो उन्हें ऑलरेडी थोड़ी फीलिंग थी कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस प्लेस. बट एज आई सेड कि वो बहुत विश्वास नहीं करते थे इन भूत प्रेत में, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इस चीज़ पे. अगले दिन उन्हें सुबह जल्दी उठना था, सो वो सुबह जाके कमेंट्री करते हैं, रात भर पूरा बेसिकली पूरा मैच कवर करते हैं, फिर रात को आके सोने के लिए लेटते हैं. अब नेचुरली बहुत ज़्यादा थक गए थे वो. सोने से पहले वो पूरे ब्लाइंड्स लगाते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, और सोने से लेटने से पहले वो जाके बाथरूम जाते हैं और कहते हैं कि एक बार मैं मुँह धो लेता हूँ. अब यहाँ पे मेन स्टोरी है, बाथरूम जाते हैं, जब मुंह धो रहे होते हैं तब वो उन्हें एकदम से ही आवाज़ आती है हर्षा करके. और वो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई. तो वो देखते हैं उधर कोई है नहीं. फिर वापस मुंह धोने जा रहे होते हैं, उन्हें फिर से आवाज़ आती है हर्षा करके. विस्पर थी. अब वो नोटिस करते कि आवाज़ जो थी वो सामने शीशे से आ रही है, जो उनके सामने, या जो नेचुरली ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि शीशे से आवाज़ आ रही होती है, वैसे टाइप का इंसिडेंट था ये. तो उन्हें वो देखते कि वहाँ से फीलिंग आ रही है. अब जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें वापस हर्षा फीलिंग आती है, तो उनके पीछे से आती है. अब वो पीछे पलट के देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई नहीं है. उस टाइम पे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो रियलाइज़ करते हैं कि जब मैं आया, मैं दरवाज़ा लॉक कर दिया था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और आ गया हो इस कमरे के अंदर. जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा मैंने अभी बंद कर रखा है, ऐसा नहीं है बाथरूम में कोई और आ गया हो. तो जब वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं अकेला हूँ, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा घबरा जाते हैं. अगर एक ये पॉसिबिलिटी होती है आपके दिमाग में कोई और भी होगा कमरे में, तो नेचुरली आपको लगता है कि चलो शायद उसने आवाज़ करी हो. बट सिंस आप उस पूरे कमरे में अकेले हैं, उस बाथरूम में अकेले हैं, उसके बाद आपकी आवाज़ आ रही है, तो फिर आप और ज़्यादा डर जाओगे इस चीज़ से. एंड आई थिंक जो बहुत ज़्यादा स्कैरी पार्ट है इस पूरी स्टोरी का वो ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई आवाज़ आई, मतलब कि टैप खुल गया या फिर दरवाज़ा खुल गया उसकी आवाज़ आ रही है. इट इज़ अ क्लियर वॉइस जो कि उनका नाम पुकार रही है. तो बहुत सारे ऐसे कल्चरल बिलीव्स होते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आत्मा जब आपका नाम पुकार रही होती है, तो इट इज़ बेसिकली कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए. उन्हें वेरी डेस्परेटली दे वांट योर अटेंशन, इसलिए वो आपका नाम पुकारती है. अगर आप इसको एक कल्चरल बिलीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्या थ्योरी हो सकती है इसके पीछे की. बट नेचुरली जब वो ये चीज़ सुनते हैं वो तुरंत कमरे से जाते हैं, अपना रूम शिफ्ट करते हैं. एंड ये कहा जाता है कि वो पूरे टूर के दौरान हर्षा भोगले ने
90% ऑफ टाइम्स एक वो सिटिंग एरिया जो होता है ना, कॉमन सिटिंग एरिया होटल का, वहां पे गुजारा था। रूम में भी नहीं गए वो अपने मोस्टली, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो अकेले रहें, चाहते थे कि हर कोई साथ में हो, कोई ना कोई किसी टाइम पे। तो इससे भी देन अगेन इट मेक्स यू क्वेश्चन कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा। इसके पीछे भी एज ए सेड ना, ये एक थ्योरी होती है कि आपका जब नाम पुकारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। एक और जो थ्योरी है वो ये है कि एज ए सेड की एक कॉलोनियल होटल था ये। जब उस टाइम पे वॉर्स चल रही होती थी तो यहाँ पे काफ़ी सोल्जर्स, सर्वेंट्स सब रुकते थे, जिनकी ऑब्वियसली देखा जाए तो कभी ना कभी कुछ तो ट्रैजिक इवेंट्स हुए ही होंगे सोल्जर्स के साथ। इससे लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहाँ पे घूमती हैं एंड वो आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती हैं। एंड जो एक ऑब्वियस थ्योरी है जो कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वो यही है कि जो हर्षा भोगले वो खुद लगा था उस टाइम पे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे उस टाइम पे मैं तब भी श्योर नहीं था कि मुझे आवाज़ आई है नहीं आई है। पूरे अपनी स्टे के दौरान वो पूरे टाइम इस डाउट में थे कि एक्चुअली में कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था, क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्रॉब्ली लाइफ चेंजिंग चीज़ जब होती है आपके साथ तो आप हमेशा इस थॉट में होते हैं क्या ये एक्चुअली में हुआ भी था। हाँ वही तो क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में। प्लस स्पेशली जो बंदा नहीं मानता इन चीज़ों पे, हाँ वो तो करेगा ही करेगा। बट ये चीज़ है कि उन्होंने एज ही मूव फॉरवर्ड इन हिज लाइफ, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इस पूरी चीज़ पे तो वो ये कहते हैं कुछ ना कुछ प्रेजेंस थी। एंड इट इज सेड, ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज़ खुल के आके नहीं बोली कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मैं विश्वास करता हूँ भूतों पे, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसे। बट इट इज सेड कि उसके बाद से उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और अब वो भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। बट ये जो एक डिफरेंट डिटेल हमें स्टोरी में देखने को मिला कि सामने से मिरर से ये चीज़ आवाज़ आ रही थी। काफ़ी पॉपुलर बिलीफ्स ये भी होते हैं कि मिरर जो होता है वो एक पोर्टल होता है रियल वर्ल्ड में और एक स्पिरिट्स वाले वर्ल्ड में, तो उससे भी लोग कुछ कनेक्शन बना सकते हैं। मुझे लगा था कहीं ये ना हो जाए स्टोरी में कि वो मुंह धो रहा है और सामने बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ओ भाई नीचे नहीं जा रहा वो ऐसे राज 2। हाँ ऐसे। बट हाँ ये एक थ्योरी होती है, आई थिंक काफ़ी पॉपुलर थ्योरी भी ये है कि मिरर से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अलग अलग वर्ल्ड्स में। एक वो बेसिकली पोर्टल होता है। सो नेचुरली इसके चलते उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। ठीक है, आई थिंक अभी हमने हर्षा भोगले की बात करी, ऐसी ही एक बहुत फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं जो कि जतिन सप्रू होने वाले हैं। क्रिकेट की दुनिया से बहुत क्लोजली रिलेटेड है ये। ही इज ऑल्सो नॉट अ क्रिकेटर, बट इन्होंने जो स्टोरी बताई है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने वाली है, क्योंकि वंस अगेन जतिन सप्रू कहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा था नहीं कभी जो मैं भूतों में मानता हूँ। मुझे लगता था ये सब फालतू की बातें हैं, इतना कभी मैं सोचते नहीं था इन चीज़ों के बारे में। एंड बचपन में जतिन सप्रू की फैमिली अपने वही मतलब पापा का काम चेंज होता रहता होगा, लोकेशन चेंज होती रहती होगी, इसलिए कई सारे घर बचपन में चेंज करते रहते थे। वो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही एक ही घर में रहते हुए आ रहे हैं। तो अब क्या होता है, अपेरेंटली ये घर जो था उनका, वन ऑफ द हाउसेस, वहां पे ये चीज़ हुई थी और ये दिल्ली में मालवीय नगर में ही था। ओह, यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए शिफ्ट करे थे और ये जो घर था वो बड़ा पेक्यूलियर सा था, जो टिपिकल ऐसे घर नहीं होते, एक बंगलो टाइप का है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही है, ऊपर कुछ नहीं बना हुआ। और जब आपने दरवाज़ा खोला घर का तो एक सामने कैसा लंबा सा हॉलवे है, लेफ्ट साइड पे रूम है, राइट साइड पे रूम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग डोरेमोन देखते होगे, तो जब डोरेमोन और नोबिता अपने सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो एक लंबा सा हॉलवे होता है ना, इधर घर, इधर कमरे, वैसा सा घर था ये कि आपने दरवाज़ा खोला, आपको एकदम सामने एंड दिख रहा है एक पैसेज का, और लेफ्ट और राइट पे कई सारे रूम्स हैं। अब जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक खिड़की भी थी, उसको रोशनदान बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, वहाँ से थोड़ी लाइटिंग आ रही होता है कि सुबह, उसके लिए होता है वो। तो जो एंट्री गेट है उसके ऊपर एक विंडो भी बनी हुई है शीशे की। अब वहाँ पर इन लोगों ने कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस करनी शुरू करी। जो पहला इंसिडेंट था इनके साथ, वो जतिन सप्रू बताते हैं कि वो एक थोड़ा पॉजिटिव सा इंसिडेंट था, इनफैक्ट कुछ ऐसा भूत की फीलिंग नहीं थी, पर स्ट्रेंज था। क्या होता है, जतिन सप्रू उस टाइम पे कुछ ऐसी 17-18 साल के रहे होंगे, बच्चे भी नहीं थे एग्जैक्टली। और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ सुबह दिन में मंदिर गए हुए थे, क्योंकि कोई एक कुछ सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, एक पॉजिटिव चीज़ हुई थी इनके साथ। तो वहाँ से ये मंदिर में पूजा करके आते हैं, प्रसाद वगैरह लेके, फूल वगैरह लेके आ रहे होते हैं। और जब अपना रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, जतिन सप्रू थे, उनके मम्मी पापा थे, उनके छोटा भाई, तो पूरे घर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्लावर्स आ रही थी, एक अच्छी स्मेल,
पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्लावर्स। और उन्होंने स्पेसिफाई करा कि ऐसा नहीं कि मतलब वो एक दो फूल ऐसे कहीं रखे होंगे या फिर माला रखी होंगी फूलों की, ऐसा लग रहा था पूरा गुच्छे रखे हुए हैं फूलों के पूरे घर के अंदर, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। पिछले 2-3 घंटे से वो घर में थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे और मतलब कमरा पूरा लॉक था, दरवाजे सारे लॉक थे। तो अंदर फूल आए कहाँ से, और फूल नहीं है तो स्मेल कहाँ से आ रही है? सिर्फ घर के अंदर से ही क्यों ही आ रही है? अगर कोई आसपास कहीं और कोई फूल बेच रहा हो या किसी ने लगाए हो तो बाहर से भी आ रही होती। राइट। कहते वो स्मेल ऐसी भी थी कि हमने दरवाजे वगैरह खोले, ऐसे नहीं कि चली गई, 20-30 मिनट तक थी वो, पूरे घर के अंदर स्मेल थी। और फिर धीरे धीरे करके इवेंचुअली वो स्मेल चली गई। अब क्योंकि वो फूलों की स्मेल थी, अच्छी स्मेल थी, तो इतना नोटिस करा नहीं लोगों ने। ऑल्दो जतिन सप्रू बताते हैं कि हम उस टाइम पे थोड़े छोटे थे, पर मैं कभी कभी सुनता था मम्मी पापा को बोलते हुए कि हाँ यहाँ पे कुछ सीन ट्विस्टेड है। उनके सामने बातें नहीं करते थे लेकिन वो सुनते थे। और सो फिर क्या हुआ, फिर वो कॉलेज में आ गए, थोड़े बड़े हुए, 19-20 साल के होंगे। और क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे तो एक होता ना कि घर में एक ही टीवी था, लिविंग रूम में था। आप थोड़े बड़े हो गए तो आप रात तक टीवी भी देख पा रहे हो क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्या था कि उनके पापा काम से कहीं बाहर गए हुए थे, और ये है दिल्ली की ठंड का टाइम, विंटर्स का टाइम की बात है ये। और वो जो है उस टाइम पर अपेरेंटली जॉर्ज बुश थे या कौन थे, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे अमेरिका के, और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी। तो वहाँ पे अमेरिका में दिन का टाइम मतलब यहाँ का रात का टाइम। तो वो जतिन सप्रू लिविंग रूम में टीवी पे बैठ के देख रहे थे, और वो काइंड ऑफ लिविंग रूम में ही सोने लग गए थे क्योंकि वहाँ पे टीवी होता था, तो लालच आदमी को तो वहीं पे सोता था। और क्योंकि ठंड थी तो उनके जो भाई थे और जो मम्मी थी वो भी लिविंग रूम में ही साथ में सो रहे थे। ब्लोअर वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था इसलिए, ताकि रूम पूरा गर्म रहे। तो मम्मी और उनके जो भाई थे, छोटे थे उस टाइम पे भाई बहुत, तो वो एक बेड पे सो रहे थे आराम से लिविंग रूम में, और ये टीवी देख रहे थे दूसरे बेड पे बैठकर। जो इनका बेड था उसके बगल में ही फोन लगा हुआ था, एक टेलीफोन लगा हुआ था। और टेलीफोन की जो लाइन होती है ना, जो रिसीविंग लाइन होती है, पूरी वायर जो होती है, वो मतलब क्या था, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बेड पे बैठा हूँ, मेरे बगल में यहाँ पे फोन है, तो वायर ऐसे निकली और फिर उसे दीवार से चिपकाते चिपकाते ऊपर तक ले गए, सीलिंग से, जो कि यूजुअली करते हैं, तो एकदम नीचे से होता है तो एकदम ऊपर से होता है। तो ऊपर से वो सीलिंग से ले गए, और होते होते वो रूम से बाहर निकल के हॉलवे में जाता था, और वहां से होते होते जो दरवाजे के ऊपर, एंट्री गेट के ऊपर घर के, जो मैंने रोशनदान बताया था ना, उसी के अंदर एक छोटा सा छेद कर रखा था शीशे में, उससे बाहर जाती, वहां से बाहर जाती। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो वो फोन उन्होंने वहां पे बगल में लगा रखा था रिसीविंग के लिए, और टीवी चल रहा था। अब उस टाइम पे क्या होता था, टीवी आज भी होता है वैसे तो, कुछ टाइम बाद अपने आप ही वो स्लीप मोड में चला जाता है अगर कुछ रिमोट यूज ना करा जाए। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रात को जतिन सप्रू अपने आप ही देखते देखते टीवी, उनकी नींद लग गई, और टीवी भी इवेंचुअली पावर ऑफ हो गया। आराम से सो रहे हैं, ठंड का माहौल है, जो ब्लैंकेट है, मोटी सी ब्लैंकेट है, पूरी सर तक चढ़ा रखी है, और ब्लैंकेट के सामने एकदम ब्लोअर लगा रखा है, एकदम गर्म फील कर रहे हैं, वार्म फील कर रहे हैं अच्छे से। रात के 2-3 बजे की बात होगी, अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है बाहर से कि कुछ पटकाया मारा है, कुछ ठप करके आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। इतनी तेज आवाज थी घर के बाहर से कि अंदर भी सब उठ गए थे। अब तीनों लोग उठ गए। अब मम्मी कहती है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा वही है, जतिन सप्रू लड़का है और सबसे बड़ा वही है, तो वही जाके देखेगा ना एक्चुअली। मम्मी कहती है जाके चेक करके आओ क्या है। जतिन सप्रू की बॉडी एकदम से ठंडी पड़ गई। ब्लैंकेट रखा हुआ है मोटा सा, सामने ब्लोअर है, बॉडी एकदम से ठंडी हो गई, और वो हिल ही नहीं पा रहे बिस्तर से। उठने का ट्राई कर रहे हैं, हिल नहीं पा रहे। मम्मी कह रही क्या कर रहे हो, जाके देखो। कहते हैं मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, हिल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो फिर मम्मी ने 2-3 बार बोला, जब देखा नहीं उठ रहे तो उनके छोटे भाई और मम्मी दोनों उठ के जतिन सप्रू के पास आए। तब अचानक से जतिन सप्रू की बॉडी नॉर्मल हो गई और वो उठ गए। ठीक है, अभी तक हिल ही नहीं पा रहे थे बिस्तर से, अब अचानक से उठ गए। फिर तीनों गए, घर का दरवाजा खोला, बाहर देखा। अब घर के बंगलो है तो नेचुरली सामने एक छोटा सा गार्डन भी होगा, और गार्डन के सामने फिर वो घर की बाउंड्री का एंट्री गेट होगा।
तो जतिन सप्रू की मम्मी और उनके जो भाई थे वो अपने घर के दरवाजे पे ही खड़े हुए थे, और जतिन सप्रू आगे चल के गार्डन में गए और जो पूरे जो मेन एरिया का जो एंट्री गेट था घर का उसके ऊपर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि यार ये आसपास से कहीं आवाज़ आई हो, कोई घर वर से आवाज़ आई हो, कोई लोग सड़क पे घूम रहे हो। देखा सारे घरों की लाइटें ऑफ हैं, रात हो चुकी है, सब सो रहे हैं। जो गार्ड है जो कि घूम रहा होता है उसी से कुछ गिर गया हो, वो भी गार्ड भी नहीं था वहाँ पर। कोई आदमी भी नहीं दिख रहा वहाँ पे सड़क पे घूमता हुआ या आसपास अगल बगल में। अब हो सकता है नेचुरली लोगों को लगे कि यार किसी ने कुछ तोड़ के भाग गया हो वहाँ से। अचानक से जब वो देख रहे थे ये सब, उनके कानों में आवाज़ आती है एक चुड़ैल की हंसते हुए। ओके 3-4 सेकंड के लिए, बहुत स्पेसिफाई कर रहा उन्होंने, 3-4 सेकंड के लिए। और वो आवाज़ सिर्फ उनको नहीं आती, वो उनके भाई और उनकी मम्मी को भी आती है। और जैसी आवाज़ आती है जतिन सप्रू का सर थोड़ा चकराने लग जाता है। उनकी मम्मी जो थी वो भूत प्रेत में बहुत मानती थी। उनको तुरंत लगा कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने तुरंत चिल्ला के बोला जतिन सप्रू को कि आप भाग के तुरंत घर के अंदर आओ। वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को मैनेज करके घर के अंदर तक पहुंचे, घर के दरवाजे तक पहुंचे, जहां पे वो तीनों अब साथ में मिल गए। फिर उन्होंने देखा घर के सामने ही, ऐसे होता ना यहाँ पे खड़े हुए होते ऐसे अगल बगल में थोड़ा पास में, पहले ध्यान ही नहीं गया भाई। देखा कि जो रोशनदान था ना ऊपर, उसका जो शीशा था वो टूटा पड़ा हुआ था बाहर। ओह, मेन बात ये है वो शीशा टूटा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 5-6 सेफ्टी पिन्स गिरे हुए हैं। और जो और सोचने वाली बात है वो ये है कि कोई बंदा अगर वो शीशा तोड़ेगा बाहर से तो शीशा तो घर के अंदर गिरेगा ना। वही तो। वो बाहर गिरा हुआ है सारा शीशा, मतलब घर के अंदर से किसी ने तोड़ा हो, ऐसी बात हुई है। इन लोगों की हालत खराब पूरी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे शीशा टूटा तो टूटा कैसे और किस तरीके से तोड़ा गया कि घर के बाहर गिरा है। और सेफ्टी पिन्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? सेफ्टी पिन्स का कोई वहां पे लेना देना है नहीं। पूरी रात ये लोग सो नहीं पाए। उसके अगले दिन तुरंत के तुरंत एक पंडित जी थे, उनको उन्होंने बुलाया, उसकी मम्मी ने। अब पंडित जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है भूत की, तुरंत के तुरंत इस घर को छोड़ दीजिए। सरप्राइजिंगली उन्होंने तुरंत घर छोड़ा नहीं, उनके पापा आए इवेंचुअली, एंड कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर जाके वो घर छोड़ा। बट वो कहते हैं कि पंडित जी ने कहा था साफ साफ कि यहाँ पे इस घर पे रहना बहुत रिस्की है, और अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो इस घर को छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो आपके साथ हुआ है दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और मुझे स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस फील हो रही है ऑलरेडी। तो डेफिनेटली किसी भूत का ही हाथ है ये, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। किसी की हंसने की आवाज़, कुछ टूटा है तो वो घर के बाहर कैसे गिरा है, सेफ्टी पिन्स कहाँ से आ रहे हैं, शायद कोई ब्लैक मैजिक भी हो, पता नहीं क्या होगा। सेफ्टी पिन्स का यूजुअली हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ होता है तो, बट इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन आज तक उनको मिला ही नहीं। इवेंचुअली वो घर छोड़ के चले गए कुछ टाइम बाद, उसके बाद से उनको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई, ना उनको ना उनके फैमिली वालों को। पर वो कहते हैं कि मुझे ये बहुत ही डिस्टिंक्टली याद है इंसिडेंट, और मैं ये अब किसी पे क्वेश्चन नहीं करता कि अगर वो भूतों की बातें करते हैं या पुनर्जन्म की बातें करते हैं तो मैं उनको डिमीन नहीं करता कभी। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है। आई थिंक वही स्टोरी थी कि एक नॉन बिलीवर को एक बिलीवर में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड ऐसी सिचुएशन में ये भी लगता है ना कि जब भूत दिखता नहीं है लेकिन कुछ ऐसा हो रहा होता तो और डर लगता है थोड़ा। हाँ डेफिनेटली। और जो मतलब जो सचिन तेंदुलकर वाली थी वो भी काफी डरावनी, वो तो भाई सामने ही दिख रहा है, वो तो छाती में बैठे हुए। वही बहुत ही पॉपुलर नोशन है बाय द वे, छाती में बैठ के भूत को स्पॉट करना बहुत पॉपुलर एक वो है। जापान में बहुत होता है शायद, ऐसा बोल कहते हैं। ओके, बट एनीवे मूविंग ऑन, मैं अपनी लास्ट स्टोरी बताता हूँ जो कि मुतैया मुरलीधरन पे है। एंड दिस इज नॉट अबाउट कि कोई नॉन बिलीवर जो है वो बिलीवर बन गया। इनफैक्ट श्रीलंका जो कंट्री है वहाँ पे इन जनरल, जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं कि लोग मोस्टली विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पे, श्रीलंका में भी वही है बेसिकली। कल्चर पूरा कि वो विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पे। सो मुतैया मुरलीधरन की परवरिश ऐसी ही थी कि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में एंगेज थे, उन्हें पता था कि एक्नॉलेज करते थे इन सब चीज़ों को।
जिनको नहीं पता मुतैया मुरलीधरन कौन है, वो ही इज आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर भाई, क्रिकेट क्या देख रहे हो अगर नहीं पता। हाँ, तो वही कोचिंग, कमेंटेटिंग सब कुछ कर चुके हैं वो। तो ये जो इंसिडेंट था ये 2002 में होता है। 2002 में ही सौरव गांगुली वाला इंसिडेंट भी हुआ था बाय द वे। ये उसी टाइम के दौरान हुआ था जब श्रीलंका और इंग्लैंड की एक सीरीज थी उसी साल, इंग्लैंड, बट इस बार श्रीलंका में हुई थी ये चीज। जिस स्टेडियम में मैच खेले जाने वाला था वो स्टेडियम का नाम था प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो में ही है ये स्टेडियम। उधर ही मैच प्रेमदासा बोलते हैं शायद कुछ लोग, ठीक है, प्रेम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन प्रेमदासा हो। अब इस स्टेडियम की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लोकल स्टेडियम है, हमने काफ़ी वर्ल्ड कप मैचेस भी फिटनेस करे हुए हैं, प्लस जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है श्रीलंका में, उसके मैचेस भी यहाँ पे होते रहते हैं। सो नेचुरली काफ़ी एक हिस्टोरिक स्टेडियम माना जाता है इसको श्रीलंका के अंदर। अब जिस दिन मैच होना था ये उसी दिन की बात है, सुबह सुबह टेस्ट मैच चालू होता है। अब मुतैया मुरलीधरन थोड़ा पहले उठ गए थे, काफ़ी पहले उठ गए थे इनफैक्ट, एंड पूरी टीम ही उठ जाती है जब मैच होता है, उससे काफ़ी पहले उठ जाते हैं। उस टाइम की बात आई है जब वो देखते हैं कि उनका जो क्रिकेट गियर था, स्पेसिफिकली हिज बॉलिंग शूज़, वो वहाँ पे थे नहीं जहाँ पे उन्होंने रखे थे। ठीक है। अब थोड़ी वियर्ड चीज़ है ये कि यहाँ पे क्रिकेट गियर का मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो चीज़ वहाँ पे थे नहीं, एंड वो थोड़ा ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे इस चीज़ को लेके कि मैंने जो जूते मैंने पिक करे हुए मैं वही पहन के ही जाऊँगा। अच्छा, हाँ। वो क्रिकेटर के साथ होता है कि मैं यही बैट खेलूंगा, इसी जूते के साथ खेलूंगा, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी पर्टिकुलर थे। अब वो उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं, अपने पूरे कमरे में देखते हैं, वहाँ पे नहीं है, अपने टीममेट से पूछते हैं, उनको नहीं पता, कोचिंग स्टाफ से पूछते हैं, उन्हें नहीं देखा, कार में देखते हैं अपने, उनको नहीं पता, ड्रेसिंग रूम में जाके देखते हैं, वहाँ पे भी नहीं है, और होटल जो था और ड्रेसिंग रूम वो एकदम क्लोजली मतलब एडजेसेंट ही था बेसिकली, सो ईजी था कम्यूट करना उनके लिए। पर वो हर जगह देखते हैं और वहाँ पे उनको मिलता नहीं है, तो नेचुरली थोड़ा सा तो वो टेंशन हो जाती है कि मेरे को जो जूते पहनने थे वो है नहीं यहाँ पे, एकदम से कैसे गायब हो गए। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है कि किसी ने रख दिए होंगे। नेचुरली उनका फर्स्ट जो गेस होगा ये तो नहीं होगा कि कोई भूत उठा के ले गया, उनको ये लगेगा कि कुछ मिसप्लेस हो गए वो जूते। बट जब वो वापस अपने कमरे के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जूते अब वहीं पे ही हैं। अच्छा। और एकदम कोने में रखे हुए हैं जूते रूम के अंदर। हाँ, जहाँ पे लॉक था, या जहाँ पे यूजुअली वो अपना सामान रखते नहीं, हाँ। उस कोने में वहाँ पे रखे हुए जूते। अब वो देखते हैं, जूते उठाने जाते हैं, जैसे ही जूते के पास जाते हैं उन्हें एकदम से वो चिलिंग एक्सपीरियंस आता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, वही जो पूरा एटमॉस्फेयर हो भारी हो जाता है, एकदम से उन्हें वो चीज़ फील होती है। एंड जैसे मैंने कहा कि उनकी परवरिश हुई ऐसी थी कि वो बिलीव करते थे इन चीज़ों में, तो उनको उसी टाइम पे ये चीज़ फील हो गई थी कि कोई आत्मा का खेल है ये, तो इसलिए उनने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करे नहीं। प्लस आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इन द सेंस कि वो इन चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे, एंड ही इज़ नॉट दैट गाय जो कि भाग जाएंगे, भाग के भाई यहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को इस रूम से हटाओ। प्लस सुबह का टाइम था, मैच थोड़े टाइम में स्टार्ट होना था, तो उनका ध्यान ज़्यादा था भी नहीं उस चीज़ पर, उनका फोकस ये था कि मेरे को मैच पे कैसे परफॉर्म करना है। बट ये उनके साथ हुआ था। एंड द थिंग इज़ कि इसके पीछे की आप थ्योरी सोचोगे, फर्स्टली जो हैरिस सोहेल के साथ हुआ था, जब ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद, और उनका थोड़ा वायलेंट एक्सपीरियंस भी था, तो वहाँ पे उनको तो एक जस्टिफिकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट उनकी पूरी मेंटल स्टेट ख़राब हो गई थी, उनके मैचेस अच्छे नहीं गए। यहाँ पे उल्टा हुआ, जब उन्हें ये चीज़ फील हुई उसके बाद भी उनका मैच पे पूरा फोकस था, मैच पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जैसे यूजुअली हर मैच में रहती थी उनकी, बीइंग द ग्रेटेस्ट स्पिनर। तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे वही ये आत्मा ना, यहाँ पे दो खेल होंगे, एक तो आप एक नेगेटिव सेंस में भी कह सकते हो कि भाई इनके जूते लेके भाग गई आत्मा और फिर पता नहीं क्या करा जूतों के साथ, एक कुछ लोग पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। वही है कि आप आपका देखने का नज़रिया क्या है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इस पूरे स्टेडियम में इसका लोकल लेजेंड्स हैं काफ़ी सारे इस चीज़ को लेके, प्लस लोग कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोकल क्रिकेटर्स थे जो कि एस्पायरिंग क्रिकेटर्स थे, जिनकी अल्टीमेटली मौत हो गई थी, तो वो इसी स्टेडियम के आसपास घूमते थे। पर ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज लुक्ड एट फ्रॉम अ नेगेटिव व्यू। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका ऐसा सामान उठा लिया जाता है तो ये एट टाइम्स आपकी मैच के अंदर परफॉर्मेंस में हेल्प भी करती है चीज़, मे बी आप और बेटर परफॉर्म करते हो उस चीज़ से। सो वही इस चीज़ को देखने के दो नज़रिए हैं, एक आप अच्छी तरीके से भी देख सकते हो, एक आप गंदी तरीके से भी देख सकते हो। प्लस श्रीलंका में ये पॉपुलर बिलीफ है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे या तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी एक्सपीरियंस देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे, या बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो कि नेचुरली स्टेडियम्स में होगा ही होगा, जब आपकी टीम जीतेगी आपकी टीम हारेगी।
वैसे स्टेडियम्स के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो पास्ट की एनर्जी एट टाइम्स प्रेजेंट में भी रह जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से मैनिफेस्ट होके दिखती है। अच्छा, वो ट्रैप हो जाती है एनर्जी, उसकी हाँ, ज़्यादा होती है। अब ये एग्जैक्टली कितना सच है कितना झूठ है आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, बट वहाँ का कल्चरल बिलीफ है हाँ कि ये ट्रैप हो जाती है और बहुत अजीब अजीब तरीके से वो मैनिफेस्ट होती है एनर्जी, दिखती है आपको होते हुए। तो ये एक वो किस्सा था जहाँ पे उनका क्रिकेट गियर चोरी हो गया था। अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही फील्ड पे, तो मे बी अगर उनसे आप पूछोगे तो वो इस चीज़ पे जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो एक पॉजिटिव सेंस में करेंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ उनके साथ। बट दिस इज अगेन अ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने विटनेस करा था। बट वही है कि आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस फ्यू स्टोरीज जिसको आप एक पॉजिटिव लाइट में भी देख सकते काफी अलग एंडिंग ऐसी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ मतलब एंटी क्लाइमैटिक हो गया, ये मतलब था कुछ गलत होगा, अभी कुछ ये होगा। प्लस ये क्रिकेट गियर चोरी होने वाली चीज ये काफी यूनिक लगी मुझे, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। भूत क्रिकेट गियर क्यों चुराएगा भाई? हाँ भाई, बट वही ना कि अगर आप उसको पीछे स्टोरी देखोगे कि जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स थे भाई, उनकी डेथ हो गई थी, उसके चलते हुए स्टेडियम के आसपास घूमते थे, उनने क्रिकेट गियर लिया होगा, तो मे बी आप कहीं ना कहीं कुछ सेंस तो बना सकते हो इस चीज का। हालांकि भला चाहते हैं, ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर। यूजुअली सब लोग गलत तरीके से एसोसिएट करते हैं। या बट जो ये लास्ट स्टोरी होने वाली है इस पॉडकास्ट की, ये इस पूरे पॉडकास्ट की सबसे पुरानी स्टोरी होने वाली है। और इस बंदे को जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, डगलस जार्डिन या जार्डिन, अब जैसा कहना चाहते हो, ये इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं। इंग्लैंड भाई, फिर से इंग्लैंड। और इनको क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन माना जाता है आज तक। ओके, क्यों? डगलस की जो बर्थ थी वो 1900 में हुई थी, आज से 124 साल पहले। और जब वो अपने प्राइम पे आए थे, उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिनका नाम था डॉन ब्रैडमैन। ये उस एरा से बिलोंग करते हैं। और डॉन ब्रैडमैन के टाइम पे एक बहुत सीरीज पॉपुलर हुई थी, जो कि आज तक शायद उनके टाइम की अगर कोई चीज पता है लोगों को तो सिर्फ वही पता है, बॉडी लाइन। बॉडी लाइन करी किसने थी? इसने, डगलस ने करी थी। ओके, डगलस वो कैप्टन थे इंग्लैंड के उस टाइम पे जिन्होंने कहा था कि ये सब बॉडी लाइन में बॉलिंग करो। जिनको नहीं पता मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ब्रैडमैन और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे अनबीटेबल थी। ब्रैडमैन का तो आप सब रिकॉर्ड जानते हैं कितना अनरियल था। एंड सो जब इंग्लैंड वहाँ ऑस्ट्रेलिया टूर करने जा रही थी, आई थिंक 1920s की बात है, शायद मैं गलत ना हूँ तो तब था कि आपको हार जाओगे अगर आपने ब्रैडमैन को आउट नहीं करा, आप कोई स्ट्रैटेजी निकालो। और उस टाइम पे डगलस ने अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप जितनी बॉलें डालोगे, सारी की सारी बॉलें बाउंसर होनी चाहिए और रिब केज पे या सर पे होनी चाहिए, राउंड द विकेट आकर। ताकि खेलना तो पड़ेगा ही, खेलना पड़ेगा और इंजर करना है। इसको बॉडी लाइन बॉलिंग कहते हैं, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं जो इसको अलाउ करते हैं। उन्होंने रूल्स को एक्सप्लॉइट करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम की ऐसी की तैसी कर दी थी उस टाइम पे। इतनी ज़्यादा कि उस टाइम पे बोलते थे कि एडिलेड वगैरह में मैचेस हुए थे शायद, और पूरा क्राउड एक साथ जो है वो गालियां देता था, मतलब पूरे सिंक में, वो शब्द बोलूंगा नहीं पर गालियां देते थे डगलस को। ओके। और क्योंकि वही बात है ना कि ये सब लीगली अलाउड है, लेकिन मॉरली और एथिकली लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। आजकल इस डिबेट को काफ़ी रेस्ट दे दिया गया है, वरना अश्विन को भी लोग कहते थे कि वो क्यों कर रहे हैं, मार्केट आउट क्यों कर रहे हैं। पर जो लीगल है वो लीगल है, और उन्होंने एकदम सही काम करा था अपनी कंट्री को जिताने के लिए। पर लोग एथिकली इस चीज़ को क्वेश्चन बहुत करते थे, जिसके चलते हुए उनको बहुत ज़्यादा विलेनाइज करा गया। इनफैक्ट उनको आज तक कई लोग बिगेस्ट विलेन ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। ये सब हुआ, एक बहुत ही हिस्टोरिक उन्होंने ये मोमेंट अचीव किया अपने करियर में। इवेंचुअली क्रिकेट से रिटायरमेंट भी आया, और उस टाइम के जितने प्लेयर्स उनमें से काफ़ी लोगों ने वर्ल्ड वॉर में भी सर्व किया था। डगलस वॉज नो एक्सेप्शन। उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर आई थी तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा, आर्मी की तरफ से लड़ा भी वहाँ पर, जीत हार जो भी हुई सो हुई। और इस पूरे आर्मी के टेन्योर के दौरान उन्होंने काफ़ी दोस्त भी बनाए आर्मी में। उसमें से जो एक नाम थे जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम था कर्नल प्रिचर्ड। कर्नल करके हम बुलाते हैं उनको स्टोरी के कन्वीनियंस के लिए। वॉर टाइम ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, चीज़ें सब सॉल्व हो गई। 1950s आ गए थे, 50 साल के ऊपर के हो चुके थे, रिटायरमेंट ले चुके थे, लाइफ अपनी जी रहे थे आराम से। भाई एक रेनाउंड टेस्ट क्रिकेटर हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, वॉर में सर्व करा है, तो कंट्री में तो इज्जत है ही ना।
ऐसे होते होते साल आता है 1958 का। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट बताऊं इसके लिए, तो 19 जून 1958 उस दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच होना था लॉर्ड स्टेडियम में, जहां पे अभी हमारा WTC फाइनल होगा। और वहां पे कर्नल जो थे हमारे, ये गए हुए थे मैच देखने के लिए। भाई कर्नल है तो रिस्पेक्टेड है उस टाइम के इंसान, गए हुए हैं मैच देखने के लिए। और जहां पे वो बैठे हुए थे ना, एक्चुअली उस टाइम पे क्या था, आई डोंट नो इफ अगर ये आज भी है लॉर्ड्स में, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे कभी, पर वो पवेलियन में, जो वहाँ पे पवेलियन है उसके ऊपर ही एक ओपन बार बना हुआ है। तो जो मेरे ख्याल से जो एक्स क्रिकेटर्स वगैरह होंगे उनको एक्सेस होता होगा वहाँ पे, या फिर जो VIPs होते होंगे। मतलब वो ओपन टेरेस है, पवेलियन के ऊपर है शायद, या उस टाइम पे था परहैप्स। तो वहाँ पे जो ये बार था उसके आस पास ही क्राउड में कर्नल बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं। तो उन्होंने ऐसे देखा बार की तरफ, जो ओपन बार था, तो वहाँ पे उन्होंने डगलस को देखा। तो उन्होंने ऐसे स्पॉट करा, भाई कुछ टाइम हो गया होगा मिले हुए, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, कुछ टाइम से बात नहीं हुई होगी। उस टाइम पे सोशल मीडिया और फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कि आप रेगुलरली टच में रहो। कुछ टाइम बाद देखा होगा, तो उनको ऐसे दूर से ऐसे हाय करा, और उनके हाथ में कोई शायद वाइन का ग्लास था, पता नहीं ऐसी कोई अल्कोहलिक ड्रिंक थी। उसको ऐसे जो होता ना ऐसे टोस्ट रेस करते हैं, उनकी तरफ देख के, डगलस की तरफ देख के ऐसे करा। तो भाई डगलस ने भी पूरा अच्छे से पलट के हाय करा और अपना टोस्ट रेस करा ऐसे करके। इतने में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और जो कर्नल थे उनके पीछे कोई स्टेडियम में जो स्टैंड से बैठे होंगे, कुछ बात चल रही, कुछ हुआ होगा, आवाज़ आई होगी, तो वो डिस्ट्रैक्ट हुए। तो उन्होंने पलट के ऐसे देखा पीछे, देखा तो कुछ था नहीं सच। अब वापस जब देखा उन्होंने बार की तरफ, तो वहाँ पे डगलस थे नहीं, गायब हो गए एकदम से। वो सोच रहे हैं कुछ वियर्ड हो रहा है क्या, मतलब ये अभी तो था यहाँ पे, अभी मैं बात भी करने वाला था इससे, इतने टाइम बाद मुझे दिखा, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर मैच शुरू होने जा रहा था, तो वो सीट पे बैठे अपने। मैच शुरू होने से पहले पूरे स्टेडियम में अनाउंसमेंट होती है कि कल रात को हमने अपने टेस्ट कैप्टन को खो दिया। ओ भाई, या 18 जून 1958 को डगलस की मौत हो चुकी थी, और 19 जून को कर्नल ने उनका भूत देखा था वो पवेलियन के बार में। भाई उनका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा है। बाद में जाके पता चला कि न्यूज़ एक्चुअली में सच है। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो डगलस थे वो थ्रू आउट हिज लाइफ, वो जब उनकी डेथ हुई है तो वो 58-57 ईयर्स के ही थे सिर्फ। इवन टिल द एंड, एक तो थोड़े से संकी टाइप के इंसान थे भाई, आर्मी में रहे हैं, प्लस आई थिंक जो भी वॉर के बाद आता है वो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाता है उसके अंदर। ऐसा कहते हैं कि वो अपनी मौत से पहले तक भी वो इस चीज़ से पीस नहीं बना पाए थे कि मेरी क्रिकेटिंग लेगेसी को लोग सही से नहीं देखते, मुझे बहुत अनफेयरली विलेनाइज करा गया है। जो कि मैंने जब जो भी कुछ करा था वो लीगल था और अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए था। लोग ज़बरदस्ती में उसको ला के मेरा पर्सपेक्टिव समझते नहीं है। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो लोग उनको समझ नहीं पाए कहीं ना कहीं किसी तरीके से। और इसी के चलते हुए लोग कहते थे कि उनका भूत उनके मरने के बाद भी घूमता था और उनके घर में रहता था। वो जो उनका घर था वो बहुत बड़ा ऐसे एक मैंशन टाइप का था, एक बहुत ही क्वाइट जगह पे, थोड़ा सेक्लूडेड था वो, ऐसे जंगल के आसपास, इंग्लैंड के अंदर ही। और कहते थे कि वहाँ पे उनका भूत घूमता है। अब नेचुरली जब उनकी मौत होगी उसके बाद नए लोग भी आएंगे रहने के लिए वहाँ पर। अब जो नए लोग आए उन्होंने भी 2-3 केसेस देखे थे वहाँ पे, मैं उनको ज़रा बताता हूँ। एक यंग कपल था जो कि उनकी मौत के बाद लेट 1970s में, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल बाद उनके मौत के, वहाँ पे रहने के लिए आए। अब जब वो वहाँ पे आए ना, तो एज वी ऑलवेज से उनको भी थोड़ा ये होता था कि भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है और बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी लगता है वहाँ पे जाकर। पर अब ये सब चीज़ें माइंड प्ले भी हो सकता है, तो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। आराम से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, कुछ दिन हो गए थे रहते हुए, कि फिर एक रात को जो हस्बैंड थे वो अपने बिस्तर पे लेट के डगलस के बारे में ही एक बुक पढ़ रहे थे जिसमें उनकी करियर की बातें हुई थी। और जैसे वो बुक पढ़ रहे थे उनको तुरंत बाहर हॉलवे से एक आदमी के से चलने की आवाज़ें आ रही हैं। और चलने की आवाज़ें पता कैसे आ रही हैं? जब आदमी एक सोच में होता है ना, कुछ सोच रहा होता है, तो ऐसे
आगे पीछे चल रहा होता है ना थॉट के अंदर, वैसे फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी कि एज इफ कोई आदमी कुछ सोच रहा है वैसे चल रहा है। उनको लगा उनकी वाइफ है, तो उन्होंने आवाज लगाई वाइफ को, वाइफ नहीं थी, वाइफ ने जवाब नहीं दिया। तो उठ के गए, हॉलवे खोला, कोई नहीं है देखा। सोचा भाई कुछ होगा, कोई आवाज होगी, सबको इग्नोर करके रात को सोने चले गए। जब वो रात को सोए तो उनके सपने में डगलस जैसे एक स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस वाला बंदा आया। ठीक है, उन्होंने अपनी बीवी को बताया अगले दिन उठकर। उनको लगा भाई कोइंसिडेंस होगा या क्योंकि बुक पढ़ी है डगलस की तो नेचुरली वो आएगा दिमाग में, तो इग्नोर कर देते हैं इसको। बट फिर उसके बाद क्या होता है, उनके घर पे कुछ गेस्ट आते हैं, और जब भी गेस्ट आया करते थे ना तो वो भी यही कहा करते थे कि यार कभी कभी हमें लगता है यार बहुत भारी इन्वायरमेंट है, घुटन सी है थोड़ी सी, कभी कभी हमें कुछ वो शैडो भी दिखती है, पता नहीं क्या है वो एग्जैक्टली। पर कोई सच प्रूफ नहीं था कि कुछ यहाँ पे अनहोनी हो रही है। अनटिल वन डे उस कपल का एक दोस्त था, वो किसी दूसरे शहर से आए थे और रात को उनके घर में ही रुकने का प्लान था उनका। तो भाई उनके पुराने दोस्त होंगे, कहा भाई कोई बात नहीं रुको, घर में दूसरा रूम है आपके लिए, गेस्ट रूम है, जाके सोइए आराम से। अब वो बंदा सोने चला गया। रात को अचानक से उनको जो है कुछ फुटस्टेप्स की आवाज आई, और सिगार की जो स्मेल होती है ना वो बहुत स्ट्रांगली रूम के अंदर आ रही थी। तो रात को ऐसे नींद खुली, उन्होंने देखा कुछ है नहीं, पलट के देखा विंडो की तरफ, वहां पे डगलस थे, विंडो के बाहर देख रहे हैं सिगार पीते हुए। भाई उस बंदे की हालत खराब। डगलस ने पलट के देखा उसकी तरफ, कुछ सेकंड तक देखा और फिर वैनिश्ड, गायब हो गए। ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने बिलीव करा उस टाइम पे कि नहीं करा मुझे पता नहीं, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। बट फिर लास्टली एक और चीज होती है। कुछ टाइम बाद एक हिस्टोरियन थे जो कि डगलस के करियर के ऊपर रिसर्च करके एक बुक लिखना चाह रहे थे उनके ऊपर। तो वो उस घर में रहने के लिए आए थे 1-2 दिन के लिए, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स उनके घर में रहेंगे तो रिसर्च करने को मिलेगा, एविडेंस मिलेगा और उनकी कोई बिलोंगिंग्स मिलेंगी। और रात को वो एक कमरे में सो रहे थे। अचानक से सेम सिगार की स्मेल आती है, कुछ चलने की आवाज नहीं होती, लेकिन थोड़ी घुटन सी फील होती है उनको। उनकी नींद खुलती है, लेटे हुए थे, देखते सामने बेड पे डगलस बैठा हुआ है। okay. और डगलस उनकी तरफ देख रहा है, और वो कहते हैं कि उनको आंखों ही आंखों में उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ गया था कि डगलस थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है कि मेरी लाइफ के बारे में लिखने का ज़्यादा सोचना मत, इन चक्कर में मत पड़ना, मेरे को मुझे छोड़ दो अकेले में जैसा हूँ। और उसके बाद से वो तुरंत इंसान वहाँ से भागा। और ऐसा कहते हैं कि अब तो वो केसेस इतने नहीं आते वहाँ पे उनके घर पे, बट शायद अभी भी कोई रह नहीं रहा है वहाँ पर, उस घर को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और एक बहुत पॉपुलर नोशन ये है कि उनकी आत्मा आज तक घूमती है वहाँ पर। अच्छा, ये थॉट कि वो बुक लिख रहा है तो वो खुश हो जाएंगे डगलस? नहीं, वही मैं भी थोड़ा सा वो था कि शायद कोई समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको, बट कहते हैं वो हिस्टोरियन की मुझे ऐसी आंखों में उन्होंने ऐसे समझा दिया था कि मेरे बारे में कुछ लिखने का ट्राई मत करना ज़्यादा, यहाँ से निकल जाओ। डैम भाई। और इसी के चलते हुए आई थिंक आज की जो हमारी सारी कहानियाँ थी वो ख़त्म होती हैं। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को कई सारी कहानियाँ पसंद आई होंगी। कौन सी फेवरेट थी वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय द वे आई थिंक ये आइडिया हम लोग को प्रणव ने दिया था ना, आई थिंक कमेंट्स में। शाउट आउट टू प्रणव भाई, शाउट आउट टू प्रणव भाई। ऐसे ही आइडियाज़ अच्छे अगर आपके पास भी हों जिनके ऊपर हम पॉडकास्ट बना सकते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। और देखते रहते हैं, जो अच्छा आइडिया होगा उसके ऊपर तुरंत एक्ट भी करा जाएगा। बाकी आई थिंक लाइक कर देना वीडियो को और बताना हमें कमेंट से ज़रूर कि आपको ऐसे पॉडकास्ट और चाहिए कि नहीं, इस पॉडकास्ट आपको क्या अच्छा लगा। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल से वो तुम बता दो भाई। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।